नमस्कार बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 12 का सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, और आज हमारा चैप्टर फर्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शन, और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। और जो भी एग्जाम्पल्स में और एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारा ही हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पलर बुक जो है ना वो बहुत ही अच्छी बुक होती है। और इसके अगर आप एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज का अगर सारा क्वेश्चंस आप लोग बना लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी मैथ सॉल्व करने में। बोर्ड का एग्जाम आप बड़े ही आराम से दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स में क्या है, एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन जो है ना 17 से लेके 34 तक है। एग्जाम्पल्स में जो क्वेश्चन है हमारा वो 17 से 34 तक हमारा ऑब्जेक्टिव है, और एक्सरसाइज में जो है वो 28 से लेके 62 तक हमारा जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। और इस ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन है हमारा इसमें, और फिल इन द ब्लैंक्स है और ट्रू फॉल्स है। ठीक है बच्चों, और सारा अपने आप में यूनिक है, इससे सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, और आप लोगों का बोर्ड का तैयारी भी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन है 17 नंबर एग्जाम्पल का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि आर बी द रिलेशन इन अ सेट एन। आर क्या है तुम्हारा रिलेशन है सेट एन में, और एन क्या है तुम्हारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, और कैसे डिफाइंड है, एन आर एम, मतलब एन जो है एम से रिलेट कर रहा है कब, इफ एन इज डिवाइडेड बाय एम। अगर एन क्या हो रहा है एम से डिवाइड कर रहा है तब आर के बारे में बताना है क्या है, ये तुम्हारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, सबके बारे में चेक करना है। तो चलो देखो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन जो हमारे पास दिया हुआ है गिवन, वो क्या है हमारा, आर बी द रिलेशन इन एन। आर किस में रिलेशन है, एन में है, और कैसे डिफाइंड है, डिफाइंड बाय आर क्या है तुम्हारा, एम एन बिलोंग्स टू आर। ठीक है, if m divides n divides m, if n divides m, अगर n m को डिवाइड कर रहा है तो n m क्या है हमारा रिलेशन में है। ये हमारा डेफिनेशन है, सिंपल बात है, जान लो। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे हम लोग। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, तो रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए। तो मान लेते हैं लेट एक एलिमेंट कोई भी बिलोंग्स टू, मान लेते हैं कि वो जो है ना नेचुरल नंबर में है, कोई भी एलिमेंट, ये दुनिया के हर एक एलिमेंट को यहाँ पर डिनोट करा दिया, मतलब 1 2 3 4 कोई भी। तो इसका मतलब अगर ए नेचुरल नंबर में है तो हर एक खुद को तो डिवाइड करता ही है। इसका मतलब ए डिवाइड ए डिवाइड हो गया तुम्हारा ए से। ठीक है, इसका मतलब ए जो हमारा है वो रिलेशन में, ए क्या है हमारा रिलेशन में है। तो अगर हर एक एलिमेंट खुद से अगर रिलेट कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव है। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव डन हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया हमारा। चलो सिमेट्रिक की बात कर लो, सिमेट्रिक की बात कर लो। तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि ए बी अगर रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा होता है ए बी रिलेशन में है, बी ए रिलेशन में है, तो हम लोग बोल देंगे कि वो सिमेट्रिक है। तो हम लोग थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, हम लोग कि लेट मान लेते हैं थोड़ा सा, कि ए बी हमारा रिलेशन में है। तो जैसे ही ए बी हमारा रिलेशन में, इसका मतलब क्या हो गया, ए डिवाइड कर रहा है बी को, ए डिवाइड्स बी, ए बी को डिवाइड्स कर रहा है। तो जैसे सिंपली समझ लो कि 2 4 को डिवाइड करता है, 2 4 को डिवाइड कर रहा है ना। तो क्या 4 2 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल नहीं। 2 के टेबल में 4 आता है, 4 के टेबल में 2 नहीं आता है। तो दिस इंप्लाइज बी नॉट डिवाइड्स ए। तो बी क्या है, ए को डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब बी ए जो हमारा रिलेशन में नहीं है। तो साफ पता चला कि ए बी हमने माना था रिलेशन में है, लेकिन बी ए रिलेशन में नहीं आया। तो ये क्या हो गया हमारा, सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो सिमेट्रिक फेल, रिफ्लेक्सिव हमारा हो गया था, सिमेट्रिक फेल कर गया, सिमेट्रिक नहीं हुआ। चलो ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव क्या होता है कि ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में, तो ए सी भी हमारा क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए, तब हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव है। तो मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि ए बी हमारा रिलेशन में है और बी सी भी हमारा रिलेशन में है। मान लिए कि ये दोनों रिलेशन में है। तो जब ए बी रिलेशन में, इसका मतलब क्या कर रहा है, ए डिवाइड कर रहा है बी को, और बी डिवाइड कर रहा है
सी को, बी डिवाइड सी है ना, बी डिवाइड कर रहा है सी को, तो ए सी बी को डिवाइड कर रहा है। थोड़ा सा ऐसे सोच लो कि 2 4 को डिवाइड कर रहा है और 4 8 को डिवाइड कर रहा है, तो सिंपली 2 को टेबल में 4 आता है और 4 के टेबल में 8 आता है, तो तुम देखोगे कि 2 के टेबल में 8 भी आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज ए डिवाइड सी, ए क्या हो गया तुम्हारा, सी को डिवाइड कर रहा है ना। तो इससे क्या पता चला कि ए सी भी हमारा रिलेशन में है, तो ए भी रिलेशन में था, बी सी रिलेशन में था, तो हमारा ए सी भी रिलेशन में आ गया। मतलब ये क्या है, तुम्हारा ट्रांजिटिव हो गया। तो साफ साफ रिलेशन क्या पता चला, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो समझ लिए होंगे आप लोगों ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि देखो L डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन, सारा स्ट्रेट लाइन, जितना भी स्ट्रेट लाइन है इन अ प्लेन, एक प्लेन पर जितना भी स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, L सबको डिनोट कर रहा है। और रिलेशन R है किस में, L में, और रिलेशन R क्या L में है, और कैसे डिफाइंड है कि L रिलेट कर रहा है M से, कब, जब L परपेंडिकुलर हो M का। ठीक है, तो सिंपल बात है, अब शॉर्ट में लिखते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग लिखते हैं। तो देखो यहाँ इसका सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। तो देखो यहाँ से समझो बात कि क्या है तुम्हारा, R विद द रिलेशन इन L, और L तो क्या है तुम्हारा सेट ऑफ सारा लाइन है। ठीक है, और R क्या है तुम्हारा, R क्या डिफाइंड है कि LM रिलेशन में होगा कब, जब L इज परपेंडिकुलर M होगा, L अगर M के परपेंडिकुलर है तो रिलेशन में। तो चलो रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव लिखते हैं, RF लिख दिया रिफ्लेक्सिव, है ना। तो रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करते हैं। तो क्या दुनिया का कोई भी लाइन, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि L हमारा जो है L में है, तो क्या L खुद का परपेंडिकुलर होगा, तो कोई भी लाइन, जैसे L लाइन, ये L लाइन है, तो L खुद का परपेंडिकुलर कभी नहीं हो सकता। L खुद का पैरेलल हो सकता है बट परपेंडिकुलर L कभी भी नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर L में है, मतलब एक लाइन ले लिया L ना, पूरा दुनिया में जितना भी लाइन था, मतलब उस प्लेन पर जितना भी लाइन था सबको रिप्रेजेंट कर रहा है ये L हमारा। ठीक है बच्चों, ये जो L हमारा है वो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब, तो दिस इंप्लाइज L कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होगा L का। इसका मतलब LL हमारा जो है वो रिलेशन में नहीं है, LL रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव फेल हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलो अगर सिमेट्रिक की बात कर लें हम लोग, सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं, SY से सिमेट्रिक शॉर्टकट लिख देते हैं, सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर AB रिलेशन में है और BA भी रिलेशन में है तो हमारा सिमेट्रिक कहलाता है। तो मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि LM जो है ना हमारा वो रिलेशन में है, तो जैसे LM रिलेशन में, इसका मतलब क्या हो गया, L जो है वो परपेंडिकुलर हो गया M का। और अपने को पता है कि एक लाइन अगर L परपेंडिकुलर है M का, जैसे कि मान लो ये वाला लाइन L था, इस पर एक लाइन M ले लिए और ये परपेंडिकुलर है, तो साफ बात है, तो L अगर परपेंडिकुलर है M पे तो M भी परपेंडिकुलर है L पे। तो ठीक है, तो अगर L M पर परपेंडिकुलर है तो M भी परपेंडिकुलर है L पर, तो इसका मतलब ML भी हमारा रिलेशन में है। तो यहाँ से क्या देखा कि अगर LM रिलेशन में है तो ML भी हमारा रिलेशन में है, तो सिमेट्रिक हो गया हमारा। सिमेट्रिक की बात अगर करें तो सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ था। ठीक है, चलो अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। वैसे आंसर तो आ गया हमारा, सिमेट्रिक बोल रहा है, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, सिमेट्रिक बोल रहा है तो सिमेट्रिक आ गया, तो आंसर तो यहीं से मिल गया। बट ट्रांजिटिव भी चलो चेक कर ही लेते हैं हम लोग। तो ट्रांजिटिव चेक करें, TG लिख देते हैं ट्रांजिटिव को। ठीक है, तो ट्रांजिटिव में क्या होता है कि AB अगर रिलेशन में है और BC भी रिलेशन में है तो AC रिलेशन में होना चाहिए। ऐसा कि अगर AB रिलेशन में है, BC रिलेशन में है, तो दिस इंप्लाइज अगर AC भी रिलेशन में हो गया तो हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव है। और अगर AB रिलेशन में है, BC रिलेशन में है, लेकिन AC अगर रिलेशन में नहीं हुआ तो बोल देंगे ट्रांजिटिव नहीं है। तो चलो यहाँ पर थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि LM मेरा रिलेशन में है और MN भी हमारा रिलेशन में है, MN भी हमारा रिलेशन में है। इसका मतलब क्या हो गया, L परपेंडिकुलर हो गया M का और M परपेंडिकुलर हो गया N का। अब थोड़ा सा देखो, ये L लाइन है, ये M लाइन है, तो ये परपेंडिकुलर है, और N M देखो M किसके परपेंडिकुलर है, M N के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो M के परपेंडिकुलर N हम लोग परपेंडिकुलर डाल लें, ये हो गया N। तो यहाँ से ध्यान से देखो कि L और M जो है वो पैरेलल हो गया, L और N जो है वो पैरेलल हो गया। तो यहाँ से साफ पता चला कि अगर L M के परपेंडिकुलर, M N के परपेंडिकुलर,
तो L जो है वो कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होगा N के। इसका मतलब क्या हुआ, Ln जो है हमारा वो रिलेशन में नहीं है। तो इसका मतलब Lm रिलेशन में था, Mn रिलेशन में था, बट Ln रिलेशन में नहीं हुआ। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, ऑप्शन तो हमारा पहले ही भी सही आ चुका था, तो ये हमारा ऑप्शन बी सिमेट्रिक सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर जो है ना क्या कह रहा है, देखो कि n जो हमारा है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और फंक्शन n से n में है, और कैसे डिफाइंड है, fn इक्वल्स टू 2n प्लस 3, और f के बारे में बताना है ना। सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, है ना। सर्जेक्टिव को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव को हम लोग बोलते हैं ऑन टू, है ना। इंजेक्टिव को हम लोग क्या बोलते हैं, 1-1, याद रखना। बाइजेक्टिव को बोलते हैं 1-1 एंड ऑन टू, 1-1 एंड ऑन टू, ये होता है तुम्हारा। ठीक है, तो सिंपल बात है। अब देखो 1-1 का मतलब एक का एक बनना चाहिए। अगर रिकॉल करो तो 1-1 कब होता है कि अगर मान लो यहाँ से ये हमारा a है, ये हमारा b है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। ये हमारा एक फंक्शन है n, तो 1-1 कब होता है कि इधर का जितना भी एलिमेंट है हर एक का एक एक इमेज बनना चाहिए, एक एक इमेज बनना चाहिए। तो ये फंक्शन 1-1 कहलाता है, एक एक बनना चाहिए। अगर इधर छूट भी गया तो कोई बात नहीं, इधर नहीं छूटना चाहिए, ए साइड में नहीं छूटना चाहिए, तो ये 1-1 हो जाता है। ठीक है, ये 1-1 हो जाता है। और ऑन टू क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, ऑन टू में ये मान लो a है, ये मान लो b है। ऑन टू क्या होता है कि इधर b का जितना भी एलिमेंट है ना, b का जितना भी एलिमेंट है सब किसी ना किसी का इमेज होना चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, ये b का एलिमेंट कोई छूटना नहीं चाहिए। अगर एक्स्ट्रा भी है तो अगर देखो ये, तो ये 2 का 1 बन गया, कोई छूटा नहीं। देखो इसमें एक छूट गया था तो भी कोई दिक्कत नहीं था, इसमें छूटना नहीं चाहिए, तब ये तुम्हारा ऑन टू है। मतलब b का जितना भी एलिमेंट है सब किसी ना किसी का इमेज होना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन टू बोलते हैं। तो बहुत सिंपल बात है, यहाँ नेचुरल से नेचुरल है, क्योंकि अपने को ऑब्जेक्टिव चेक करना है तो हम लोग इसको ऐसे जल्दी से चेक कर सकते हैं। देखो जल्दी से ध्यान से यहाँ पर। ठीक है, इसके बहुत तरीके हैं, और अगर आगे क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसको देखेंगे। तो यहाँ पर मान लो ये नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, इसको ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यहीं से पता चल जाएगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे चलते जाएगा, इन्फिनिटी तक है ये तुम्हारा। और देखो क्या है तुम्हारा fn जो है वो है 2n प्लस 3 है, fn जो है वो 2n प्लस 3 है। अब यहाँ से देखो अगर n का वैल्यू 1 डालो, n का वैल्यू 1 डालो तो f1 क्या हो जाएगा 2 × 1 प्लस 3, तो कितना रहा है 5। तो 1 का जो इमेज बन रहा है वो कितना बन रहा है 5 बन रहा है। 2 ले लो तो 2 × 2 प्लस 3, तो 2 2 जब 4 प्लस 3 क्या आ गया 7, 2 का कितना आ जाएगा 7, अगर यहाँ 7 है तो 7 आ जाएगा। तो तुम देखोगे क्या कि 1 का भी इमेज बना, 2 का भी बना, 3 का भी बन जाएगा, 4 का भी बन जाएगा, सबका 5 6 सबका बनेगा, इधर का हर एक का बनेगा। बट इधर देखो बहुत सारा एलिमेंट बच गया, 1 बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया, तो फंक्शन 1-1 तो हो गया। क्यों कि इधर जो तुम्हारा डोमेन साइड में जितना भी एलिमेंट है सबका कोई ना कोई इमेज बनने वाला है। ठीक है, बट कोडोमेन साइड में बहुत सारा एलिमेंट बच गया, तो फंक्शन 1-1 है। 1-1 कहने का मतलब हमारा इंजेक्टिव है। क्या है तुम्हारा इंजेक्टिव है हमारा। ऑप्शन बी जो हमारा है 19 का वो सही है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेट ए है 3 एलिमेंट, सेट ए को 3 एलिमेंट है और सेट बी को 4 एलिमेंट है। देन द नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग, इंजेक्टिव कहने का मतलब 1-1, तो 1-1 कितना होगा, 1-1 कितना बन सकता है। तो बहुत सिंपल बात है, थोड़ा ध्यान दो। 1-1 मतलब एक का एक इमेज बनना चाहिए, 1-1 कितना बनेगा। तो मान लो ये ए है, ये बी है। ए में बोल रहा है 3 एलिमेंट है, 1 2 3 ले लेते हैं। बी में बोल रहा है 4 एलिमेंट है, ए बी सी डी ले लेते हैं। अब सिंपल बात है, अब देखो यहाँ पर क्या देखना है कि 1-1 तो एक का एक इमेज बनना है। तो हमारे पास 1 के लिए कितना ऑप्शन है, अगर 1 को हम 1 को इमेज बनाना चाहें तो 1 के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। या तो 1 का ए से बन जाए, या तो 1 का बी से बन जाए, या तो 1 का सी से बन जाए, या तो 1 का डी से बन जाए। तो हमारे पास 1 के लिए 4 ऑप्शन है। ठीक है, फिर देखो 2 के लिए, अब देखो मान लो बाई चांस 1 का एक के साथ बन गया, तो अब तो 1 का एक के साथ बन गया और ए बुक हो गया। अब एक किसी और का बन नहीं सकता है, नहीं तो वो मिनी 1 हो जाएगा। 1-1 के लिए क्या होना चाहिए, एक का एक ही बनना चाहिए। तो अब हमारे पास 2 के लिए कितना ऑप्शन है, अगर तुम देखोगे तो 2 के लिए कितना ऑप्शन है हमारे पास, अब 3 ऑप्शन है। या तो बी से इमेज बन जाए, सी से बन जाए, या डी से बन जाए। तो 2 के लिए हमारे पास
3 ऑप्शन है ना। तो मान लो 2 का क्या बन गया, बी बन गया। अब 3 बच गया। 3 के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो सी का से इमेज बन जाए या इसका इमेज डी बन जाए। तो अभी सी के 3 के लिए जो है ना वो 2 ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, तो ये 3 के लिए 2 ऑप्शन है हमारे पास। तो फाइनली एक ऐसे ही खाली बच जाएगा। तो फंक्शन देखो 1 1 बन गया। तो टोटल कितना आ गया, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। ठीक है, तो 24 ऑप्शन सी जो हमारा है वो सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फंक्शन हमारा क्या है R2R है और fx दिया हुआ है sin x, और g हमारा R2R है और gx दिया हुआ है x²। चलो समझो सॉल्यूशन। हमारे पास फंक्शन पहला दिया हुआ है f जो है ना वो r से r में फंक्शन है, और fx क्या है हमारे पास, वो sin x है। fx क्या है तुम्हारा sin x है, और g जो हमारा फंक्शन है वो भी r से r है, और gx जो हमारा फंक्शन है वो हमारा x² है। अपने को निकालना क्या है, FOG। आप यहाँ x लगा दो, और इसको बनाने का एक यूनिक तरीका हम आपको बता रहे हैं, ध्यान देना। तो f है और ये क्या है हमारा gx है, f है और ये क्या है तुम्हारा gx है। तो ध्यान दो, तो f है और gx देखो हमारे पास x² है, gx क्या हमारे पास x² है। तो अब gx के जगह पर सिंपली x² डाल दो, हो गया। अब यहाँ पर देखो हमारे पास f(x²) आया। तो बस यहाँ पर आप पढ़ने में थोड़ा सा फर्क कर दो, आपका सम हमेशा सही बनेगा, कभी गलत नहीं होगा। इसको पढ़ो f इनपुट, तो f और x² तो इनपुट है, फंक्शन को इनपुट मिल रहा है x², तो f इनपुट। तो यहाँ से क्या है तुम्हारा f इनपुट, इसको भी f इनपुट पढ़ो। तो f इनपुट इक्वल टू साइन इनपुट, f इनपुट क्या हमारा साइन इनपुट है। तो f इनपुट इक्वल टू साइन इनपुट, तो यहाँ भी f इनपुट इक्वल टू साइन इनपुट। तो साइन और इनपुट क्या है हमारा x² है, तो x² डाल दो। समझ में आया बच्चों। पहले वाले में तो कुछ नहीं, gx का जैसे का तैसे लिख दो, और दूसरे में जैसे f(x²) आ गया हमारा, तो इसको f(x²) मत पढ़ो, f इनपुट पढ़ो। और यहाँ भी f इनपुट, तो f इनपुट क्या है, साइन इनपुट है, इनपुट x है। तो f इनपुट क्या है, साइन इनपुट है। तो यहाँ भी f इनपुट साइन इनपुट, इनपुट की जगह x² था तो x², तो साइन x² आ गया। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फंक्शन R2R है और fx क्या है हमारा 3x - 4 है। तो हमको f इनवर्स x निकालना है, बड़ा आसान है। तो फंक्शन R2R है और fx क्या है हमारा 3x - 4 है। ये इन्वर्टिबिलिटी का क्वेश्चन है, इन्वर्स निकालना। तो इसमें बहुत सिंपल बात होती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर y इक्वल टू हमारे पास fx है तो x इक्वल टू f इनवर्स y है। इस बात को ध्यान देना, x इक्वल टू क्या हमारा f इनवर्स y है। तो चलो, तो इसको हम लोग ना fx को y समझ लेते हैं, y है और ये 3x - 4 है। देखो y है, 4 को उठा के इधर ले आओ, तो y + 4 इक्वल टू कितना आया 3x, और यहाँ से देखो क्या आ रहा है y + 4/3 इक्वल टू x आ गया, और x को हम लोग क्या लिखते हैं f इनवर्स y। तो f इनवर्स y जो हो गया वो क्या आया हमारा y + 4/3, y + 4/3। अब देखो f इनवर्स y + 4/3 है, अपने को चाहिए क्या, अपने को f इनवर्स x चाहिए। तो यहाँ से क्या आ गया f इनवर्स x, y की जगह x है, जहाँ जहाँ y है वहाँ x डालो, तो x + 4/3। तो हमारा जो सही आंसर है x + 4/3, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अब 23 देखो क्या बोल रहा है, हमारा फंक्शन जो है हमारा R2R है। फंक्शन कहाँ है हमारा R2R, फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर में है, और fx कैसे है डिफाइंड, वो है तुम्हारा x² + 1। बोलता है प्री इमेज 17 है और -3 है। तो प्री इमेज कहने का मतलब क्या हो गया, देखो प्री इमेज बोल रहा है कि 17 है और -3 है r, देन प्री इमेज ऑफ 17 का प्री इमेज और -3 का प्री इमेज क्या है। इसका मतलब इमेज जो है ना वो 17 है और -3 है, तो इसका प्री इमेज अपने को बताना है। तो हम लोग को पता है क्या, देखो ध्यान से, अगर ये x है तो इधर वाला fx है, तो ये x जो है ना वो प्री इमेज कहलाता है, ये प्री इमेज कहलाता है, और ये इमेज कहलाता है। ये क्या कहलाता है, इमेज कहलाता है, प्री इमेज ये कहलाता है। ठीक है, तो सिंपल बात है, हमारे पास ना इमेज दिया हुआ है 17 इमेज, मतलब fx की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि fx जो हमारे पास है वो कितना है, 17 है और -3 है। तो चलो अब एक एक कर लेते हैं हम लोग। तो अगर सिंस fx अगर हम लोग 17 ले लें,
तो एफ एक्स की वैल्यू देखो यहाँ से क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना आया 17। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो रहा है 17 माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो रहा है 16। तो एक्स की जो वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 4 आ रही है, तो एक्स की जो वैल्यू आ गई 4 और माइनस 4 ये आ गई, अगर 17 लिए तो। अब दूसरा कंडीशन ले लेते हैं, एफ एक्स की वैल्यू जो है ना -3 ले लेते हैं, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू -3 हो गया। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3 माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4। एक्स स्क्वायर अपने आप में एक पॉजिटिव नंबर है और -4 अपने आप में क्या एक निगेटिव नंबर है, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू जो ना 5 आ गई, एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। तो 17 का आ रहा है 4 माइनस 4 और -3 का आ रहा है 5, -3 का कितना आ रहा है 5, तो 4 माइनस 4 और 5, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, क्योंकि 17 और रिस्पेक्टिवली बोला है तो 17 वाले का पहले लिखना है और -3 वाले को बाद में लिखना है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा 23। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है तुम्हारा, कह रहे हैं कि फॉर रियल नंबर एक्स वाई कब रिलेट कर रहा है, जब x माइनस वाई प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, रियल नंबर है कोई भी रियल नंबर एक्स वाई, और एक्स वाई रिलेशन में कब है, एक्स वाई बोल रहा है बिलोंग्स टू आर, कब, इफ x माइनस वाई प्लस रूट 2 बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, मतलब क्यू बार। इरेशनल नंबर को क्यू बार से डिनोट करते हैं, है ना। इरेशनल मतलब रूट वाला हो गया, क्यूब रूट का हो गया, है ना, फोर्थ रूट, ये सब इरेशनल नंबर है। तो रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करते हैं कि मान लेते हैं कि x रियल नंबर है, देन तब देखो x रियल नंबर है तो जहां पर x और y दोनों के जगह x डाल दो, तो x माइनस एक्स प्लस रूट 2, तो यहाँ से ये कैंसिल होके क्या बचा रूट 2, और ये रूट 2 क्या है हमारा इरेशनल नंबर है। तो साफ साफ हो गया कि मतलब x हमारा रिलेशन में है, मतलब सिमेट्रिक हो गया, सॉरी रिफ्लेक्सिव हो गया। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, रिफ्लेक्सिव हो गया, हमारा ऑप्शन क्या है ए सही है। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखो 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, कंसीडर सेट ए अपने पास दिया हुआ है, ए क्या है तुम्हारे पास 1 2 3, अब बोल रहा है स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, फिलिंग द ब्लैंक्स लिखना है। स्मॉल सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा। इक्विवेलेंस कहने का मतलब रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो सबसे पहले ना हम रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बनाने का कोशिश करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में हर एक एलिमेंट को खुद से रिलेट करना होता है। तो ये 1 1 हो जाएगा, 2 2 ये तो जरूरी है, और 3 3 ये तो हमको रखना ही पड़ेगा, तभी रिफ्लेक्सिव होगा। तो देखो अब ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक का बात करते हैं, क्या सिमेट्रिक है, 1 1 पलट दो 1 1 है, 2 2 पलट दो 2 2 है, 3 3 पलट दो 3 3 है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। तो ये रिफ्लेक्सिव भी डन, सिमेट्रिक भी डन। ट्रांजिटिव देखो 1 1 है और 1 से शुरू होने वाला कोई नहीं है। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर ए बी रिलेशन में है बट बी सी रिलेशन में अगर नहीं है, तो फिर बी सी रिलेशन में नहीं है तो मतलब तब अगर ए बी रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में नहीं है तो हम ऐसे ही ट्रांजिटिव बोल देंगे। ठीक है, ये ऐसे ही ट्रांजिटिव हो जाएगा। उसी तरह देखो यहाँ पर 1 1 रिलेशन में है बट 1 से शुरू होने वाला और कोई नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव, अभी ट्रांजिटिव हो गया, इसके लिए ट्रांजिटिव हो गया। अब सबको चेक करना चाहिए, सबको ट्रांजिटिव होना चाहिए। 2 2 रिलेशन में है, 2 से शुरू होने वाला कोई नहीं, तो ये भी ट्रांजिटिव है। 3 3 रिलेशन में है, इससे शुरू होने वाला कोई नहीं, तो ये भी पास हो गया ट्रांजिटिव के लिए। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव हो गया क्योंकि कोई फेल नहीं किया, तो ये भी ट्रांजिटिव हो गया हमारा। तो जब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो गया तो ये जो आर है तुम्हारा, ये सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो हम ना इसके जगह आर के जगह भर सकते हैं क्या, कि आर क्या होगा हमारा 1 1 2 2 और 3 3, ये स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डोमेन ऑफ एफ, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ आर टू आर, और फंक्शन ये है ना, फंक्शन रिलेशन से आर में है, और हमारा फंक्शन है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसका डोमेन पूछ रहा है कि इसका डोमेन क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो चलो ठीक है, हमारे पास जो फंक्शन है वो देख लेते हैं। फंक्शन क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो देखो डोमेन के लिए हमेशा क्या होता है, डोमेन के लिए एक बात ध्यान लो, फंक्शन को अपने को डिफाइन करना होता है। अगर हम डोमेन की बात कर रहे हैं तो फंक्शन को हर हाल में क्या करना होगा,
डिफाइंड करना होगा। अगर फंक्शन डिफाइंड हो गया तो हमारा जिस वैल्यू के लिए डिफाइंड हो गया वही हमारा डोमेन हो गया। एक्स की वैल्यू एक्चुअली में निकालनी है। तो रूट कब डिफाइंड होता है? जब रूट के अंदर का चीज हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 जो है ना, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलो इसको फैक्टराइज कर लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ से x ले लो, तो x माइनस 2 और माइनस 1 ले लो, x माइनस 2, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ से देखो x माइनस 1 और x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। अब हम वेबी कर्वी मेथड लगाते हैं। ठीक है, तो वेबी कर्वी मेथड क्या होता है, फिर से एक बार याद दिला देते हैं कि सबसे पहले तो हमारा इधर जितना भी फैक्टर होना चाहिए वो लीनियर होना चाहिए और x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। देखो यहाँ पर भी x का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पर भी x का कोएफिशिएंट 1। अब इसका जीरोस पता करो। जीरोस कैसे पता करते हैं? x माइनस 1 को 0 कर दो तो इसका जीरोस 1 आ गया। x माइनस 2 को अगर 0 करो तो इसका जीरोस 2 आ गया। तो इसका जीरोस पता कर लिए और जीरोस को नंबर लाइन पर मार्क कर दो। ये 1 रहा है, ये 2 रहा है। ठीक है, और इधर तो इन्फिनिटी तक चल रहा है, यहाँ माइनस इन्फिनिटी तक चल रहा है। अब सबसे राइट साइड से, मतलब इधर राइट साइड से, यहाँ से आप प्लस डालना चालू करो। तो प्लस, फिर अगला माइनस, फिर प्लस। अब देखो हमारा जो आंसर है वो बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला अपना आंसर है। तो पॉजिटिव कहने का मतलब ये और ये। तो हमारा जो आंसर हो गया, वो आंसर जो चल रहा है वो कहाँ से कहाँ चल रहा है? माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू भी है तो क्लोज इंटरवल लगेगा, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सही आंसर है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 27 देखो क्या कह रहा है कि कंसीडर सेट ए कंटेनिंग एन एलिमेंट, देन टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव 1 फंक्शन कितना होगा? एन एलिमेंट है हमारा, ए से ए में, ए ऑन टू इटसेल्फ, खुद से। ए में हमारे पास देखो ध्यान से, ये ए है हमारे पास, ये हमारे पास बी है। इसमें 1 2 3 4 5 एन एलिमेंट्स हैं। इसमें भी 1 2 3 4 5 एन एलिमेंट्स हैं। ठीक है बच्चों, और 1 1 बोल रहा है हर एक का एक का। तो देखो पहला का बात अगर हम लोग करें, इस 1 का बात करें तो 1 के लिए कितना ऑप्शन है तुम्हारे पास? 1 के लिए कितना ऑप्शन है कि इसका इमेज बना सकता है? n ऑप्शन है, तो 1 के लिए n ऑप्शन आ गया। अब उसमें से मान लो एक बंद हो गया। अब ठीक है, एक तो क्योंकि 1 1 बनना है तो अब ये 1 और किसी का बन नहीं सकता है। 2 के लिए कितना ऑप्शन है? n माइनस 2 ऑप्शन है, तो मान लो ये 2 का 2 हो गया। अब मान लो 3 के लिए n माइनस 3, अब एक घटते, n माइनस 1 ऑप्शन था ना, n माइनस 1 था। 2 के लिए n माइनस 1 था, 3 के लिए n माइनस 2 था। अब एक एक घटते चला जाएगा, फिर अगले के लिए n माइनस 3 आ जाएगा और इस तरह करते करते 3 2 और लास्ट वाला 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी को क्या बोलते हैं, अगर n से लेके हम लोग 1 तक मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसको बोलते हैं फैक्टोरियल n। इसको क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल n। तो हमारा जो सही आंसर है वो है फैक्टोरियल n। ठीक है बच्चों, अगर n एलिमेंट है तो खुद से खुद में कितना 1 1 फंक्शन बना सकता है? फैक्टोरियल n फंक्शन बना सकता है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 28, लेट z बी द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड r बी द रिलेशन ऑन z। क्या कह रहा है कि z क्या सेट ऑफ इंटीजर है और r रिलेशन है z में, सच दैट ए बी रिलेट कर रहा है कब? इफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। तो सबसे पहले देखो r रिलेशन है किसमें? r रिलेशन है z में। z कहने का मतलब इंटीजर में। r किस में रिलेशन है? ले लेते हैं ऐसे, रिलेशन z में है, मतलब z टू z है। r रिलेशन है z में, मतलब रिलेशन में z टू z है, लिख दिया r रिलेशन है z में। और r क्या है तुम्हारा? r क्या है तुम्हारा? ए बी, मतलब 2 एलिमेंट कब रिलेट कर रहा है? जब a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 है ना, डिविजिबल बाय 3। ठीक है, देन r पार्टीशन, अब डिविजिबल बाय 3 है तो देन r पार्टीशन द सेट z इनटू डैश पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट। तो r बोल रहा है ना कितने सबसेट्स में डिवाइड करेगा, बोल रहा है कितने सबसेट्स में डिवाइड करेगा, ये बोल रहा है। तो बहुत सिंपल बात है कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखो दोनों का डिफरेंस 3 से डिवाइड होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 है हमारे, ध्यान देना, अगर यहाँ पर हमारा 3 है तो क्या होगा कि कोई भी, जैसे कि मान लो एक एलिमेंट है, ठीक है, एक एलिमेंट है तो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 1 माइनस 1 आ जाएगा 0। तो ये तो 3 से डिवाइड हो गया, बात समझ लो।
तो 3 से डिवाइड हो गया। आर बोल रहा है कितने पार्टीशन में चेंज हो जाएगा, आर कितने पार्टीशन में चेंज हो जाएगा। तो अब देखो 1 के साथ कौन कौन आएगा, जिसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 के साथ आ जाएगा 4, समझ लो जेड है ना, हम जेड के बारे में बात कर रहे हैं, सिंपली समझ लो 1 के साथ 4 आएगा, क्योंकि 1 और 4 दोनों का डिफरेंस 3 आ रहा है, वो 3 से डिवाइड आ जाएगा। फिर 1 के साथ कौन सा आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो 1 7 देख लो, तो 1 4 7, 1 7 डिफरेंस करो 6 आ रहा है, तो वो भी 3 से डिवाइड होगा। फिर देखो इसमें 4 11 डाल दो, ये आ रहा है तुम्हारा 3 डाल दो, 10 डाल दो 10, तो 1 और 10 का डिफरेंस 9 फिर होगा, तो 1 4 7 10 13 3 का डिफरेंस करके चला जाएगा ऐसा। अब 2 किसके साथ डिवाइड होगा, 2 में अगर मान लो 3 डिफरेंस है तो 5 डिफरेंस 3 आ रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। फिर कितना आ रहा है तुम्हारा 5 3 8, देखो 2 और 8 6 आ रहा है डिफरेंस, ये डिवाइड हो जाएगा। अब 3 डाल दो 11 आ जाएगा, 3 डाल दो 14 आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अगला अब 3 के साथ क्या होगा 6 आ जाएगा, है ना, इस दोनों का डिफरेंस 3 हो रहा है। अब इसमें 3 डाल दो और 9, तो अब इस दोनों का डिफरेंस भी 3 हो रहा है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमेशा इस तरह से इसमें से कोई पकड़ लो, जैसे कि 3 और 9 इसका डिफरेंस 6 आ रहा है, तो 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 12 15, तो ये सब। तो अब देखो तुम्हारा सारा इंटीजर आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गया। इसका मतलब 3 डिसजॉइंट पेयर जो होगा हमारा होगा, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो 3 पेयर ऑफ डिसजॉइंट सबसेट्स। आंसर में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा हमारा, ठीक है बच्चों, तो आंसर में 3 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कह रहा है आर विद द सेट ऑफ रियल नंबर। आर क्या है तुम्हारा रियल नंबर का सेट है, और स्टार क्या हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, डिफाइंड ऑन ए स्टार बी जो है वो ये दिया हुआ है, ठीक है, ए स्टार बी जो है ना ये दिया हुआ है ए प्लस बी माइनस ए बी। देन द आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो देखो बाइनरी ऑपरेशन में थोड़ा देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है ना, उसको ऐड करने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, उसको बाइनरी ऑपरेशन में लगाने पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम का सेम रिजल्ट होगा। बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो यहाँ पे मान लो आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, ठीक है, एंड कोई भी एक एलिमेंट उठा लो ए बिलोंग्स टू आर, देन तब क्या हो जाएगा ए स्टार ई इक्वल्स टू ई स्टार ए, क्योंकि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ए ही रह जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर ए स्टार बी का जो डिफिनेशन है वो है ए प्लस बी माइनस ए बी, ठीक है, तो यहाँ से आ गया तुम्हारा ए प्लस बी माइनस ए ई, सॉरी ए प्लस बी नहीं, ई डालो यहाँ पे, ई प्लस ए माइनस ई ए इक्वल्स टू ए। तो तुम देखो ये दोनों तो सेम ही बात लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं है, तो दोनों के बदले में एक ही ले लेते हैं, ए प्लस ई माइनस ए ई इक्वल्स टू ए, तो ए यहाँ से कट गया, तो ई इक्वल्स टू कितना आ रहा है, ए ई आ रहा है, बात समझ में आया। ई इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारा, ए ई आ रहा है। अपने को किसका वैल्यू निकालना है, अपने को वैल्यू निकालना है ई का वैल्यू निकालना है कि ई क्या होगा। अब तुम समझ लो ई इक्वल्स टू ए ई आ रहा है, ई इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारा ए ई आ रहा है, तो अब यहाँ पर समझो ई क्या होगा कि दोनों बराबर हो जाए, ई का वैल्यू ऐसा लो कि दोनों बराबर हो जाए, तो ये तभी पॉसिबल है क्योंकि इधर ई है इधर ए ई है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ई 0 हो जाए, तो इधर भी 0 आ गया और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ हर हाल में ई का वैल्यू 0 होना चाहिए, और क्योंकि बात हो रही है रियल नंबर की और 0 हमारा रियल नंबर है, तो इसका मतलब हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो जरूर से जरूर क्या होगा 0 होगा, तो हमारा जो आंसर आएगा इसका बच्चों वो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है, तो 29 का आंसर हमारा 0 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग 30। अब क्या बोल रहा है, कंसीडर सेट ए 1 2 3 दिया हुआ है और रिलेशन आर इतना दिया हुआ है, आर इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। अच्छा अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स देखना है अपने को, 30 से लेकर 34 तक ट्रू फॉल्स देखना है, तो चेक करना है क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो देखो आर जो है हमारे पास 1 2 है, तो ट्रांजिटिव चेक कर लेना है अपने को, और 1 3 है, तो 1 2 आया, 2 से शुरू होने वाला कोई नहीं है, तो चलो ये पास कर गया, अभी तक तो ट्रांजिटिव है। फिर 1 3 आया, 3 से शुरू होने वाला कोई नहीं है, तो ये भी पास कर गया, तो दोनों पास कर गया मतलब ट्रांजिटिव है, तो इज आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ये आंसर ट्रू है। ये आंसर क्या हो गया हमारा ट्रू, तो 30 का क्या हो गया हमारा ट्रू,
ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अब देखो 31 क्या बोल रहा है, ए इज अ फाइनाइट सेट, एक फाइनाइट सेट है, देन ईच इंजेक्टिव रिलेशन फंक्शन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ इज नॉट सर्जेक्टिव। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ए फाइनाइट सेट है, ए में कुछ एलिमेंट है, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, जैसे ए है तुम्हारा और ये भी ए है तुम्हारा, फाइनाइट सेट है, मान लेते हैं 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, और बोल रहा है देन ईच इंजेक्टिव फंक्शन, अभी इंजेक्टिव फंक्शन है तो हर एक का एक बनेगा, एक का एक बना, इसका ये बना, इसका ये बना, ये इंजेक्टिव है तो हर एक का एक बनेगा, 1 1 है तो हर एक का अपना तो एक एक बन रहा है, किसी से बना, जरूरी नहीं कि 1 का 1 से इमेज हो, 1 का 2 से हो सकता है, 2 का 1 से, ऐसा हो सकता है। तो खुद में अगर ये इंजेक्टिव है तो क्या सर्जेक्टिव नहीं होगा, इधर भी तो उतना ही एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट क्या इधर बचेगा, नहीं बच सकता है ना। तो ये 1 1 तो है, ऑन टू भी होगा, सर्जेक्टिव भी होगा, बट यहाँ पर क्या बोल रहा है, इटसेल्फ इज नॉट सर्जेक्टिव, लेकिन सच बात तो है क्या, ये सर्जेक्टिव भी होगा, इसीलिए ये क्या हो गया तुम्हारा, फॉल्स हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा, फॉल्स हो गया, क्योंकि अगर ये 1 1 है तो ऑन टू भी होगा, इंजेक्टिव है तो सर्जेक्टिव भी होगा, ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ABC है और F जो हमारा है वो एक रिलेशन है A से B में, और G जो है वो रिलेशन है B से C में, और बोल रहा है GOF इंजेक्टिव है। GOF क्या है तुम्हारा, इंजेक्टिव है, GOF इज इंजेक्टिव, इंजेक्टिव कहने का मतलब 1 1, GOF क्या है तुम्हारा 1 1 है, तो इसको ना हम लोग ऐसे देखते हैं, देखो बच्चों ध्यान से कैसे इसको सॉल्व करना चाहिए। ये मान लो A है, ये मान लो B है, ये मान लो C है, ठीक है, ये ABC है, तो ये F फंक्शन है, ये क्या है तुम्हारा G फंक्शन है। अब बोल रहा है कि GOF इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव का मतलब 1 1, तो यहां से यहां तक GOF हो गया, तो इंजेक्टिव का मतलब यहां से ये दौड़ता हुआ 1 1, इसका इमेज ये बना, इसका इमेज ये बना, इसका इमेज ये बना, एक का एक इमेज हम बना दे रहे हैं जान के, एक का है, तो ये 1 1 हो गया। अब यहाँ क्या बोल रहा है, देन बोथ F एंड G आर इंजेक्टिव, कहता है दोनों इंजेक्टिव होना चाहिए, है ना, दोनों इंजेक्टिव होना चाहिए, मतलब दोनों 1 1 होना चाहिए। तो चलो हम एक बात करते हैं, जैसे कि मान लो थोड़ा देर के लिए हम चाहते हैं G को मेनी 1 बना देते हैं, मेनी 1 नॉट 1 1, मेनी 1 बनाते हैं, तो यहाँ से एक एलिमेंट उठाएं और इसका भी इमेज ये बना दी, तो क्या GOF के 1 1 पर कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, अभी भी देखो GOF 1 1 है, तो F तो हमारा देखो कोई नहीं, जैसे ही G को हम मेनी 1 बनाए फिर भी GOF 1 1 है, तो जरूरी नहीं है कि G हमारा इंजेक्टिव हो, G इंजेक्टिव नहीं भी हो रहा है तो भी GOF इंजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ से तो ये सीख गए कि भैया G जो है ना वो इंजेक्टिव भी हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है और मेनी 1 भी हो सकता है, बट यहाँ से अगर हम ये बनाने का कोशिश करें मेनी 1 F को, तो F को अगर मेनी 1 बना रहे हैं तो पता चला इस दोनों का जो ना सेम इमेज ये वाला बन गया, तो ये पूरा का पूरा GOF मेनी 1 हुआ, तो नहीं, तो ये काम नहीं कर सकते हैं, बट ये करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब F को हर हाल में 1 1 होना पड़ेगा, इंजेक्टिव होना पड़ेगा, G में और मे नॉट, में और मे नॉट 1 1, ये 1 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ बोल रहा है बोथ इंजेक्टिव होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मतलब ये वाला जो हमारा रिजल्ट है वो फॉल्स है, ये जो हमारा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, 32 का जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फंक्शन A से B में है और G B से C में है, सच दैट सर्जेक्टिव, ये सर्जेक्टिव है, मतलब ऑन टू फंक्शन है, तो क्या बोल रहा है, देन G सर्जेक्टिव, क्या ये सही बात है, तो चलो फिर से वही बनाते हैं, ये लेते हैं हम लोग A और ये लेते हैं हम लोग B और ये लेते हैं हम लोग C, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के फंक्शन को F बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक के फंक्शन को G बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, GOF बोलते हैं। सर्जेक्टिव है, सर्जेक्टिव कहने का मतलब क्या हो रहा है कि C का कोई भी एलिमेंट यहाँ से ले लो, कोई भी खाली नहीं है, सब किसी न किसी का इमेज है, सब किसी न किसी का इमेज है। अभी थोड़ा देर के लिए ऐसा ले लेते हैं, सर्जेक्टिव अभी खाली नहीं है। अच्छा अब एक बात देखो, यहाँ पर अभी ये सर्जेक्टिव है, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि
सबका अपना अपना इमेज बना, सी में कोई भी, जी का जो ये सी वाला में कोई खाली नहीं है। अब हम चाह रहे हैं कि ऐसा करते हैं, जी के बारे में बोलता है, जी सर्जेक्टिव होना चाहिए, जी ऑन टू होना चाहिए, देन जी ऑन टू। अच्छा जी के बारे में देखते हैं, अगर हम एक एलिमेंट यहाँ पे ऐसा डाल देते हैं, जैसे ही ये खाली हुआ इसका मतलब जीओ एफ भी मेरा गड़बड़ा गया, जीओ एफ भी जो है ना अब मेरा ऑन टू नहीं रहा, सर्जेक्टिव नहीं रहा। क्यों? कि जीओ एफ का ये वाला डोमेन होता है, ये वाला कोडोमेन होता है, और इसके कोडोमेन में एक एलिमेंट बच गया, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं हुआ, मतलब हम ये काम नहीं कर सकते हैं, हम ये काम नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं। अगर यहाँ डाल दें, ठीक है, यहाँ डाल दें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका इमेज इधर बना दिए हम लोग। तो ये देखो तुम्हारा एफ जो है वो सर्जेक्टिव नहीं भी है तो भी चलेगा। देखो एफ ऑन टू नहीं है, क्यों? क्योंकि एफ का जो कोड मैंने उसमें बी एक ये वाला एलिमेंट बच गया। इसका मतलब जी को हर हाल में क्या होना पड़ेगा? ऑन टू होना पड़ेगा, सर्जेक्टिव होना पड़ेगा। तो जी को हर हाल में ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव होना पड़ेगा, एफ में और मे नॉट ऑन टू। ये ऑन टू हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, ठीक है, लेकिन जी को हर हाल में होना पड़ेगा। और यहाँ बोल रहा है जी सर्जेक्टिव है, तो सही बात है, बिल्कुल। तो ये फंक्शन, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है हमारा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा ट्रू था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। लेट एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और बाइनरी ऑपरेशन है स्टार एन में, ठीक है, और बोल रहा है कि ए बी बराबर ए स्टार बी, क्या ए बी हैज आइडेंटिटी एलिमेंट, बोलता है इसको एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं, मान लेते हैं लेट ई जो है ना ई बी आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार इन एन, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो मान लेते हैं लेट ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन तब क्या होगा, ए स्टार ई इक्वल्स टू ई स्टार ए इक्वल्स टू ए हो गया। तो ए स्टार बी देखो पहले से दिया हुआ है ए प्लस बी, ए स्टार बी पहले से क्या दिया हुआ है ए प्लस बी, तो ए प्लस ई जो है इक्वल्स टू ई प्लस ए जो है वो ए के बराबर है। तो फाइनली ए प्लस ई चाहे ई प्लस ए लिखो, एक ही बात है, ए आया, ए कट गया, तो ई की वैल्यू 0 आ रही है। और क्या बोल रही है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में तो 0 होता ही नहीं है, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, बट नेचुरल नंबर में बोल रहा है तो नेचुरल नंबर में तो 0 है ही नहीं। तो बोल रहा है एन हैज आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट तो इसको बिल्कुल नहीं है, 0 था लेकिन नेचुरल नंबर में 0 होता ही नहीं है। तो ये जो हमारा बोला आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ये गलत बात है। तो ये जो रिजल्ट है हमारा ये फॉल्स होगा, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। समझ में आया बच्चों? तो हम लोगों ने पूरा का पूरा ये जो था एग्जाम्पल वाला जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक्सरसाइज है हमारे पास, देखो चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शन इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज फ्रॉम, देखो 28 से 47 तक हमारा एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आपके पास मल्टीपल एक से ज्यादा ऑप्शन है, आपको चुन लेना है 4 में से किसी एक को, एक आंसर सही है, ठीक है। तो चलो अब देखो क्या बोल रहा है 28। तो देखो बच्चों, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रेंगल, टी क्या है तुम्हारा सारा ट्रेंगल का सेट है इन यूक्लिडियन प्लेन। यूक्लिडियन प्लेन कहने का मतलब प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन को यूक्लिडियन प्लेन बोलते हैं। तो टी सेट है, मतलब मान लो टी रिलेशन जो है वो टी में है, मतलब आर जो रिलेशन है वो कहाँ है, टी में है, टी से टी में रिलेशन जो है कहाँ है, टी से टी में रिलेशन है, ठीक है बच्चों। और कैसा बोल रहा है कि आर ऑन टी और डिफाइंड बाय ए बी कब है, जब ए कॉन्ग्रुएंट है बी का, ए कॉन्ग्रुएंट है बी का, और रिलेशन क्या है तुम्हारे पास ए बी, और कब ये डिफाइंड है, रिलेशन क्या, कब ये रिलेशन में आएगा ए बी, जब ए ट्रेंगल है ऑब्वियसली, क्योंकि ट्रेंगल की बात कर रहे हैं तो ये ए ट्रेंगल है, बी भी ट्रेंगल है, तो ए कॉन्ग्रुएंट है, ए कॉन्ग्रुएंट है बी का, तो हम लोग बोलेंगे वो रिलेशन में, तब उसके बारे में चेक करना है। तो बहुत सिंपल बात है, पहला रिफ्लेक्सिव की बात कर लो। अगर एक एलिमेंट मान लिया कि ए तुम्हारा टी में है, तो एक ट्रेंगल है टी में, तो इसका मतलब कोई भी ट्रेंगल, हर एक ट्रेंगल दुनिया का वो खुद का कॉन्ग्रुएंट होता है। तो जब ए का कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ए हमारा रिलेशन में है, और ए रिलेशन में है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया, है ना, ए रिलेशन में है तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, है ना, क्योंकि हर एक ट्रेंगल खुद का कॉन्ग्रुएंट होता है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया।
चलो अब अगला बात करते हैं सिमेट्रिक का। तो सिमेट्रिक का बात कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि ए बी जो है ना वो रिलेशन में है, ए बी रिलेशन में है। इसका मतलब क्या हुआ, ए जरूर कॉन्ग्रुएंट रहा होगा बी के। अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ए ट्रायंगल बी के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब बी ट्रायंगल भी ए के कॉन्ग्रुएंट होगा, और यहाँ से बी ए भी हमारा जो है वो रिलेशन में होगा। तो अगर ए बी हमारा रिलेशन में है तो बी ए भी हमारा रिलेशन में है, तो इसको हम लोग सिमेट्रिक भी बोल देंगे। चलो अब अगला बात करते हैं ट्रांजिटिव का, देखते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं है। देखो ट्रांजिटिव का बात करते हैं। ट्रांजिटिव का देखो, ट्रांजिटिव का बात करेंगे तो मान लेते हैं कि ए बी जो है हमारा रिलेशन में है, ए बी रिलेशन में है और बी सी भी रिलेशन में है, और अगर ए सी रिलेशन में दिखा दें तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो जब ए बी रिलेशन में है तो ए कॉन्ग्रुएंट होगा बी का और बी कॉन्ग्रुएंट होगा सी का। मतलब ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ए और बी दोनों जो ट्रायंगल है वो एकदम एक दूसरे के बराबर है, और बी और सी जो है ना ये भी कॉन्ग्रुएंट है, तो बी जो है वो सी के कॉन्ग्रुएंट, मतलब बी और सी दोनों बराबर है, एकदम सेम। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सेम फिगर, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो ए बी के कॉन्ग्रुएंट, बी सी के कॉन्ग्रुएंट, तो ए बी क्या हो जाएगा, सी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसका मतलब ए सी क्या हो गया, हमारा रिलेशन में हो गया। हमने तो माना था ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में, और हमने प्रूफ कर दिया ए सी भी रिलेशन में है, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। ये क्या हो गया, हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया। और जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाए तो हम लोग उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो हमारा है वो सही आंसर है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो 29 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, कंसीडर अ नॉन एम्प्टी सेट कंसिस्टिंग ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली। क्या कह रहा है, समझो बात कि एक नॉन एम्प्टी सेट है कंसिस्टिंग ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ फैमिली, मतलब कोई एक फैमिली है उसके चिल्ड्रन का सेट है, ठीक है, चिल्ड्रन का सेट है। तो थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं कि चिल्ड्रन का सेट जो है ना वो सी है। चिल्ड्रन का जो सेट है वो क्या है, तुम्हारा सी है, सी फॉर चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन का सेट है। कोई एक फैमिली है उसमें बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, हो सकता है 2 3 4 5 बच्चे हैं कुछ, ठीक है। तो वो सेट सी है और बोल रहा है आर रिलेशन है सी में। तो मान लो अगर आर रिलेशन है सी में तो आर रिलेशन हो गया सी से सी में। सी चिल्ड्रन को मान लिया हम लोग ना, चिल्ड्रन का सेट है। और क्या कह रहा है कि आर कब डिफाइंड है, आर रिलेशन में कब, आर रिलेशन क्या डिफाइंड है कि ए बी दो बच्चा कब होगा रिलेशन में, कि ए बी रिलेशन में कब होगा, जब ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए क्या है, बी का ब्रदर है, तब वो रिलेशन में है। तो अगर हम ना रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव की बात करें तो ए को मान लेते हैं सी, एक बच्चा है, तो क्या एक बच्चा को खुद का भाई है, तो यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना, कि कोई खुद का भाई है या नहीं, कोई ना, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है ना। कोई एक बच्चा उठा लिया, एक बच्चा है, तो ए अगर मान लो कोई भी बच्चा है तो इसका मतलब क्या हो गया ना, तो ए जो है ना हर एक को डिनोट कर रहा है। ए जितना भी बच्चा है तुम्हारा रिलेशन में, सॉरी सेट में, वो हर एक को डिनोट कर रहा है। तो ए लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में कहीं रिफ्लेक्सिव की बात ही नहीं की है, तो ये कंफ्यूजन वाला चीज था, किया ही नहीं है, हटाओ, रिफ्लेक्सिव के बारे में सोचना ही नहीं है। सिमेट्रिक आ जाओ। सिमेट्रिक में क्या होता है, मान लेते हैं कि ए बी क्या है हमारा रिलेशन में है, तो इसका मतलब जरूर जो है ना क्या हो रहा होगा, ए बी का भाई रहा होगा। ए क्या है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का ब्रदर रहा होगा क्या। तो एक बात समझो यहाँ पर, अगर ए बी का ब्रदर है तो क्या बी भी ए का ब्रदर हो सकता है ना, हमेशा क्या है, बी भी ए का ब्रदर होगा। मान लो ए जो है ना राम है, ए क्या है, राम है ना, ए का नाम राम है, एक लड़का ए है, राम है, और राम ब्रदर है किसी का, मान लो ये इधर जो है ना शीला है ना। तो अगर राम शीला का भाई है तो क्या बी शीला राम का भाई होगा, शीला तो राम की बहन हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जरूरी नहीं है कि बी जो है, बी इज नीड नॉट बी ब्रदर ऑफ ए, तो जरूरी नहीं है कि बी ए का ब्रदर हो, ठीक है। इसका मतलब अगर ए बी रिलेशन में है तो जरूरी नहीं है कि बी ए बी रिलेशन में हो सकता है। समझ में आ गया बात। इसका मतलब ए बी तो रिलेशन में है,
लेकिन बी ए रिलेशन में नहीं है तो सिमेट्रिक फेल हो गया। सिमेट्रिक क्या हो गया हमारा, फेल हो गया। अब चलो बात करते हैं हम लोग ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो मान लेते हैं ए बी रिलेशन में है और बी सी भी रिलेशन में है। तो अगर ए ब्रदर है, ए इज ब्रदर, ब्रदर को ब्रो लिख देते हैं, ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज ब्रदर ऑफ सी, ठीक है, ब्रो ऑफ सी, है ना। तो ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, तो जरूर ए बी क्या हो जाएगा, सी का भाई होगा। मतलब ए सी हमारा रिलेशन में आ जाएगा। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ए बी सी का भाई हो जाएगा। तो ट्रांजिटिव हो जाएगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। ऑप्शन बी जो हमारा है वो सही आंसर है। ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट ए 1 2 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, ज्यादा से ज्यादा कितना इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है। तो ध्यान दो, जैसे कि मान लो ए है हमारे पास 1 2 3 1 2 3, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक रिलेशन बना रहे हैं, इक्विवेलेंस बनाना है। तो सबसे छोटा तो 1 1 अभी थोड़ा देर पहले भी निकाले थे, 1 1 2 2 और 3 3। तो ये हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, पहला इक्विवेलेंस रिलेशन डन। ठीक है, अब यहां तक हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, एक इक्विवेलेंस रिलेशन तो मेरा बन गया। ठीक है बच्चों, यहां तक में एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। अब आगे बनाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर रिलेशन बनाना है ए से ए में तो वो ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। तो टोटल हमारा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये आएगा, इतना एलिमेंट आएगा। तो ये 3 आके एक तो बन गया तुम्हारा, यहां तक तो एक बन गया। अब हम ना चाहते हैं इसमें 1 2 डाल दो, तो 1 2 डाल दिए, ध्यान दो 1 2 डाल दिए। तो क्योंकि अभी ये इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए, तो 1 2 डाल दिए, तो 2 1 नहीं है, तो यहाँ पर हमने 2 1 भी डाल दिए। तो अब थोड़ा देखो 1 2 डाल दिए तो 2 1 भी डालना पड़ गया हमको। तो अब यहाँ पर मेरा सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव देखो कहीं दिक्कत है क्या, 1 1 है, 1 से शुरू होने वाला, 1 2 है, तो 1 2 हमारे पास है, चलो ठीक है। 2 2 है, 2 से शुरू होने वाला 2 1 है, तो यहाँ से देखो क्या आ गया, 2 1 है हमारे पास। 3 से शुरू होने वाला कोई नहीं, डन है। 1 2 है, 2 2 है, तो 1 2 भी है तुम्हारे पास। अब देखो 2 1 है, 1 1 है, तो 2 1 भी है हमारे पास। तो दूसरा यहाँ बन गया हमारा, दूसरा इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ बन गया। चलो 1 2 की बात हो गई। तो हम लोगों ने अभी तक इसका यूज कर लिया, इसका यूज कर लिया, इसका यूज कर लिया, 1 2 का यूज कर लिया, 2 1 का यूज कर लिया, तो 2 इक्विवेलेंस बन गया। अब तीसरा थोड़ा देर के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 3 का बात करते हैं, 2 3 का बात करते हैं। ठीक है, 2 3 का बात करो। ठीक है, तो 2 3 है, तो अभी जान लो 2 3 है, तो इसका अभी रिफ्लेक्सिव के लिए हमको क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, 3 2 भी होना चाहिए। तो 3 2 हो गया। अब देखो ये सिमेट्रिक है, क्या ट्रांजिटिव है, तो तुम देखो क्या है तुम्हारा 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 होना चाहिए तभी ट्रांजिटिव होगा। तो इसका मतलब अपने को आपको 1 3 भी डालना पड़ेगा। जब 1 3 डालना पड़ेगा तो इसको पलट के भी डालना पड़ेगा, क्या हो गया तुम्हारा 3 1 भी डालना पड़ेगा, है ना। तो कितना आ गया तुम्हारा 3 1 भी डालना पड़ा। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर जो है 3 1 डाल दिए। तो अब तो देखो एक तरह से सारा का सारा आ गया, 3 2 5 4 9, सारा का सारा आ गया। अब ये 3, तो तीसरा इक्विवेलेंस रिलेशन अगर ये पूरा उठा लिए तो ये तीसरा इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, वो कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। 3 इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना जरूरी है, तो हमारे पास 1 1 2 2 3 तो हमको पहले हर हाल में लेना ही पड़ेगा। तो वहां से 1 बन गया, 1 2 को इंक्लूड किया तो 2 1 को इंक्लूड करना पड़ गया। तो यहाँ पर हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा दूसरा इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया, दूसरा से इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। अब इसके आगे अच्छा एक बात और है ना, अगर हम 1 2 को ना लें, 1 2 को ना लें, अच्छा रुको एक मिनट, अगर 1 2 को ना लें, इसको छोड़ दें, ठीक है, और हम लोग क्या करें, इसको छोड़ के, यहाँ तक तो 3 आ रहा था, अगर इसको छोड़ दें और अगर हम लोग यहाँ पे 1 3 ले लेते हैं
और 3 1 ले लेते हैं, तो अभी भी ये भी हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। तो 3 तक तो हो ही गया था, अगर अभी आप इसको छोड़ दो तो 3 तक हो ही गया था। यहाँ से देखो 1 3 है 3 1, तो ये पे हमारा क्या हो गया 3 तक चौथा इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ बन गया। ठीक है बच्चों, चौथा यहाँ बन गया। अब चलो अगर हम लोग इसके जगह अगर 1 3 3 1 के जगह हम लोग और क्या कर लें 2 3 ले लो और उसके बाद 3 2 ले लो। ठीक है, इधर हटा दो, 2 3 ले लो 3 2 ले लो, तो देखो 3 उधर बना था 4 इधर बना। अब ये भी हमारा बन गया, देखो 2 3 है 2 2 है 2 3 है, तो ये भी ये 5वां बन गया। एक्चुअली में 5 आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों, 5 ऑप्शन 5 हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग 5 बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 31 क्या कह रहा है, सेट है 1 2 3 और 1 2 है, रिलेशन क्या 1 2। अब बोल रहा है ये क्या है, रिफ्लेक्सिव के लिए तो 1 1 2 2 3 3 तीनों चाहिए, जो कि है नहीं। सिमेट्रिक 1 2 है 2 1, वो है नहीं। ट्रांजिटिव देखो 1 2 है, 2 से शुरू होने वाला कोई है ही नहीं, तो ये जो रिलेशन है हमारा वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है बच्चों, ये रिलेशन क्या है तुम्हारा, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि आर रिलेशन है आर में, आर रिलेशन है रियल नंबर में, रिलेशन है आर कहाँ से, रियल नंबर से रियल नंबर में रिलेशन है। ठीक है, आर फॉर रियल नंबर, ये रियल नंबर है। ठीक है, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर और ये आर हमारा रिलेशन है। ठीक है, तो रिलेशन आर को थोड़ा जो है ना ये लोग लिखा है और इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया है, ये रियल नंबर को डार्क कर दिया, तो हम भी कर देते हैं डार्क। ठीक है, और आर से आर में हमारा रिलेशन है। ठीक है बच्चों, और बोल रहा है रिलेशन कैसे है, बोल रहा है कि ए बी रिलेशन में है कब, जब ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी होगा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी होगा। तो देखो दुनिया का हर एक नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो सिंपल बात है। रिफ्लेक्सिव की अगर हम लोग बात कर लें तो कोई भी एक एलिमेंट उठा लो रियल नंबर से, तो ये जो ए है वो खुद से बड़ा या बराबर होता है, बड़ा तो नहीं होता है बट बराबर होता है। तो चलो दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए जो है हमारा वो रिलेशन में है, तो रिफ्लेक्सिव डन। सिमेट्रिक की बात कर लो, सिमेट्रिक की बात कर लो, ए बी मान लेते हैं रिलेशन में है, इसका मतलब ए जो है ना बी से बड़ा या बराबर होगा। देन जरूरी नहीं है कि बी जो है वो ए से बड़ा या बराबर हो, जैसे देखो 3 2 से बड़ा या बराबर है बट 2 3 से बड़ा या बराबर नहीं है, तो इसका मतलब साफ पता चला ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक फेल हो गया। ट्रांजिटिव की बात कर लो कि ए बी रिलेशन में है और बी सी भी रिलेशन में है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ए बी रिलेशन में है बी सी भी रिलेशन में है, तो यहाँ से क्या पता चला कि ए बी से बड़ा या बराबर होगा और बी सी से बड़ा या बराबर होगा, तो ए 100% सी से बड़ा या बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव तो हो गया, तो ए सी हमारा रिलेशन में है तो ट्रांजिटिव हो गया। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो 32 का ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 33 क्या बोल रहा है, ए 1 2 3 है। अब बोल रहा है कि रिलेशन कंसीडर द रिलेशन 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3, कौन सा रिलेशन है। सबसे पहली बात 1 1 2 2 3 3 आ गया तो रिफ्लेक्सिव तो डन है, तो रिफ्लेक्सिव डन है, तो रिफ्लेक्सिव तो है, तो नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, भूल जाओ इसको, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव तो है, तो रिफ्लेक्सिव को हम लोग डन करते हैं। सिमेट्रिक के बारे में बात करो 1 2 है 2 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक नॉट डन। ट्रांजिटिव के बारे में बात करो, ट्रांजिटिव 1 2 है 2 3 है 1 3 भी है, ठीक है, और 2 2 है 2 3 है 2 3 भी है, ठीक है, चेक कर लो सब लग रहा है सही है। 1 1 है 1 3 है 1 3 है, ट्रांजिटिव भी हो रहा है, ट्रांजिटिव भी हो रहा है, तो यहाँ से देखो तुम्हारा ट्रांजिटिव भी हो रहा है, तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो गया और सिमेट्रिक नहीं हुआ। रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव हो गया लेकिन सिमेट्रिक नहीं हुआ, तो सिंपल बात है ट्रांजिटिव हो गया। ट्रांजिटिव के बारे में तो कुछ नहीं बोला है, रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक नहीं है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखो
ये है क्वेश्चन नंबर 34। क्या बोल रहे हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट, द आइडेंटिटी, इसमें भी आइडेंटिटी मानना है। तो हम लोग क्या बोले थे कि आइडेंटिटी एलिमेंट ई मान लेते हैं और कोई भी इसमें ए मान लेते हैं, तो ई स्टार ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्टार ई हो जाएगा और इक्वल टू ए आ गया। तो ए स्टार ई क्या है, ए ई बाई 2 इक्वल टू ए ई बाई 2 बोल दो या ई ए बाई 2 बोल दो, यहाँ ए ई बाई 2 बोल दो इक्वल टू ए आ रहा है। तो यहाँ से तो एक ही बात आ रहा है, ए ई बाई 2 इक्वल टू ए। तो ए तो यहाँ से कट गया, ई का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 क्या हमारा रेशनल नंबर है भी, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। 34 का ऑप्शन सी सही है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 35 देखो क्या कह रहा है कि सेट ए में 5 एलिमेंट है, सेट बी में 6 एलिमेंट है, देन नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग, 1 1 और ऑन टू मैपिंग, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। कितना होगा, जो 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखो सिंपल बात है, इधर जो है इधर ए है, इधर जो है इधर बी है और 1 1 ऑन टू दोनों होना चाहिए। इधर 5 तो 1 2 3 4 5, इधर 6 है तो ले लेते हैं ए बी सी डी ई। अब एक बात देखो, 1 1 का बात अगर कर रहे हैं तो इसको इसके साथ इमेज बनेगा, इसको इसके साथ इमेज बनेगा। मान लो थोड़ा देर के लिए ये बनेगा, ये बनेगा। अच्छा इधर 6 है ना, इधर 6 है भाई, तो इधर थोड़ा सा बड़ा बना रहा है, एफ भी डाल रहे हैं यहाँ पे, और ये इसका साथ ये बनेगा। तो अगर 1 1 बनाने का कोशिश कर रहे हैं तो हर हाल में हमारा एक एलिमेंट, चाहे एफ छूट जाए ई छूट जाए, कोई एक एलिमेंट छूटेगा ही छूटेगा। जब एक एलिमेंट छूटेगा तो 1 1 तो मेरा बन जाएगा, बट ऑन टू कभी भी नहीं बन पाएगा। क्यों कि आप हमेशा जब 1 1 बनाने का कोशिश करो तो एक एलिमेंट तो हमेशा छूट जा रहा है, तो ऑन टू कभी नहीं बनेगा। तो 1 1 की बात करते तो ठीक है चलता काम, बट 1 1 के साथ ऑन टू भी बोल दिया, इसीलिए एक भी एलिमेंट, एक भी हमारा फंक्शन ऐसा नहीं बनेगा, एक भी रिलेशन ऐसा नहीं बनेगा जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो ऑप्शन सी जो हमारा वो सही आंसर है, 0। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 36 क्या बोल रहे हैं कि ए में 1 से लेके n तक एलिमेंट है, बी में क्या है हमारा 2 एलिमेंट है। सरजक्शन ऑन टू फंक्शन कितना होना चाहिए, ऑन टू फंक्शन ए इंटू बी। तो देखो सिंपल बात यहां से समझो, यहां से समझते चलो। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ठीक है, अब इसमें तो 1 2 3 4 डॉट 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 एन तक है और इधर 2 ही एलिमेंट है, ए और बी, ए और बी। बोल रहा है सरजक्शन मतलब ऑन टू फंक्शन। ऑन टू कहने का मतलब दोनों कभी छूटना नहीं चाहिए। तो सबसे पहली बात हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकाल लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालने के लिए देखो तो ए का हमारे पास कितना ऑप्शन है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ए का हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो 1 के लिए 2 ऑप्शन है। ठीक है, तो 1 के लिए 2 ऑप्शन, फिर 2 के लिए फिर 2 ऑप्शन है ना, क्योंकि यहाँ पर 1 1 की बात नहीं कर रहे हैं, मेनी 1 का भी बात कर रहे हैं। जैसे अगर ए का 1 के साथ तो 2 का भी तो बन सकता है इसके साथ, तो ऐसा बात कर रहे हैं। तो 2 का भी लिए 2 ऑप्शन है, 3 के लिए भी 2 ऑप्शन है, सबके लिए 2 ऑप्शन है, सबके लिए 2 ऑप्शन है, और इस तरह से 2 ऑप्शन है। टोटल यहाँ से अगर यहाँ तक की बात कर ले हम लोग तो n है हमारा n, तो ये 2 का पावर n जो हमारा है वो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो गया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो खास बात क्या है, एक फंक्शन ऐसा बन सकता है कि सारा का इमेज जो है ना, सारा यहाँ से एक फंक्शन ऐसा बन सकता है कि सारा जो इमेज है वो ए का ही, सारा का इमेज ए बन गया, एक फंक्शन ऐसा बन सकता है। ठीक है, तो ये ऑन टू नहीं हुआ, क्योंकि हमको सरजक्शन का मतलब ऑन टू होना चाहिए, तो ये ऑन टू नहीं हुआ, तो एक फंक्शन ये नहीं चलेगा। और दूसरा क्या हो सकता है कि सारा का इमेज बी बन जाए, सारा का इमेज क्या बन जाए, बी बन जाए, तो इस केस में भी फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ। तो ये 2 केस ऐसा हुआ जिस समय जब फंक्शन जो है ना ऑन टू नहीं बनेगा, और इसके अलावा हमेशा ऑन टू बनेगा। तो इसका मतलब 2 टू द पावर n टोटल था, उसमें उस 2 को घटा दो, तो अब जो ये नंबर ऑफ है ये हमेशा ऑन टू हो जाएगा। ऑप्शन बी जो हमारा है वो सही ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। 37 अब देखो क्या कह रहा है हमारा कि फंक्शन जो हमारा 1/x और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है r टू r। अब इसके बारे में बताना है 37 के बारे में कि ये क्या है।
हमारा 1 1 है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है, क्या है, ठीक है। और सिंपल सा बात है, आर बोल रहा है रियल नंबर है, आर क्या बोल रहा है, रियल नंबर है। तो सबसे पहली बात जान लो, अगर हम लोगों को यहाँ पर बोल दिया कि आर रियल नंबर है, तो ध्यान देना कि अगर नीचे जीरो हो जाए, क्योंकि आर रियल नंबर, एक्स जो है ना वो रियल नंबर है, आर टू आर है और एक्स क्या हमारा रियल नंबर है, तो अगर नीचे वाला चीज जीरो हो जाए, एक्स की वैल्यू जीरो ले लें, तो 1/0 तो डिफाइंड ही नहीं होगा। जब डिफाइंड ही नहीं होगा तो ये तो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ पर साफ चल रहा है कि एफ जो है ना वो डिफाइंड नहीं है, फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो जब डिफाइंड होता तब 1 1 ऑन 2 की बात करते हैं, जब ये डिफाइंड ही नहीं है तो इस 1 1 ऑन 2 की बात करना कि कोई जरूरत ही नहीं है, कोई बनता ही नहीं है बात। तो एफ इज नॉट डिफाइंड, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बोल रहा है कि एफ इतना दिया हुआ है हमारे पास और जी इतना दिया हुआ है, तो अपने को जी ओ एफ निकालना है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट आसान होता है, करते हैं हम लोग कैलकुलेशन। तो देखो क्या है हमारे पास, जी ओ एफ, अभी थोड़ा देर पहले बात की, तो जी ओ एफ एक्स इक्वल टू जी एफ एक्स हो गया हमारा, ठीक है। तो जी और एफ एक्स का वैल्यू डाल देते हैं। एफ एक्स हमारे पास पहले से है 3x² - 5, इसको जी इनपुट पढ़ने के लिए बताए थे, तो ये है हमारा जी इनपुट। और देखो बेटा जी इनपुट हमारा क्या है, इनपुट बाय इनपुट का स्क्वायर प्लस 1। तो जी इनपुट क्या है हमारे पास, इनपुट, इनपुट कहने का मतलब 3x² - 5 और नीचे क्या है इनपुट का स्क्वायर प्लस 1। तो इनपुट क्या है हमारा 3x² - 5 का स्क्वायर प्लस 1। तो यहां से आ रहा है हमारा 3x² - 5 बाई a - b का होल स्क्वायर। तो 3x² का होल स्क्वायर हो जाएगा 9x का पावर 4 माइनस 2ab, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30x² 30x² और प्लस 25 और प्लस 1, तो ये 26 हो गया, ये 26 हो गया है ना। तो देखो तो क्या आंसर आ रहा है, 3x² - 5 9x का पावर 4 माइनस 36x² प्लस 26, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, 38 का ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन z to z इज बाइजेक्शन। कौन बाइजेक्शन है, बाइजेक्शन कहने का मतलब 1 1 भी है और ऑन टू भी है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, z to z हमारा। तो देखो बहुत सिंपल बात है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, z to z की बात कर रहे हैं। तो हमेशा देख लो, अब z ऐसे ध्यान देना, ऐसे ध्यान देना, थोड़ा सा देखो यहाँ पे, बहुत सिंपल। जब भी z हो जाए, नेचुरल नंबर हो जाए, है ना, तो आप ना एलिमेंट पर चेक कर लो, वो आपको ज्यादा रिलीफ देगा और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। z to z है। अगर x³ की बात करते हैं, z की बात करते हैं, जैसे कि मान लो 0 1 2 3 ऐसे ले लेते हैं, इधर -1 -2 -3 ले लेते हैं, इधर भी 0 1 2 3, ऊपर तो माइनस वाला लेना है ना, -1 -2 -3, इधर 1 2 3 ऐसे पूरा बहुत दूर चलता जाएगा, ये बहुत इनफाइनाइट सीरीज है। x³ की बात कर रहे हैं, तो देखो बेटा 1 का क्यूब तो 1 आता है, 2 का क्यूब क्या आ जाएगा तुम्हारा, बाइजेक्शन 1 1 ऑन 2 दोनों आना चाहिए, 2 का क्यूब ना 8 आ जाएगा, बहुत दूर पर आ जाएगा, तो बीच का बहुत सारा एलिमेंट बच गया, तो ये मेरा बाइजेक्शन नहीं हुआ क्योंकि ऑन 2 नहीं हुआ। चलो कहानी खत्म हो गई यहाँ से। दूसरा x+2 बात कर रहे हैं हम लोग, x+2 बात कर रहे हैं, अगर हम लोग 0 लेते हैं तो 0 + 2 2 आ रहा है, सही बात है। उसके बाद हम लोग अगर 1 लेते हैं तो 1 + 2 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। फिर अगर 2 लेते हैं तो 2 + 2 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो देखो हर एक एलिमेंट इधर का, हर एक एलिमेंट का इधर एक एक करके चुनते जा रहा है। तो ये वाला फंक्शन 1 1, जितना -1 लेंगे तो -1 + 2, यहाँ से -1 + 2 1 आ जाएगा हमारा, यहाँ से 1 आ जाएगा, -2 + 2 यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, -3 + 2 क्या आ जाएगा, -1। तो देखो कि हर एक एलिमेंट आगे चलते जाएगा, हर एक एलिमेंट इमेज बन रहा है। तो ये वाला फंक्शन 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, तो ऑप्शन बी जो है ना हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, 39 का ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो यहाँ से फंक्शन क्या बोल रहा है, R2R है और f(x) क्या है तुम्हारा, x³ + 5 है, अपने को f इनवर्स x निकालना है। तो देखो f(x) क्या है तुम्हारे पास, x³ + 5, तो f(x) को हम लोग y बोलते हैं, तो y = हो गया x³ + 5, तो y - 5 = कितना आ रहा है हमारा, x³ आ रहा है। ध्यान देना, y - 5 = क्या आ रहा है, x³ आ रहा है। तो x की वैल्यू अगर निकालें तो क्यूब को इधर जाके क्या आ जाएगा, y - 5 का पावर 1/3 आ जाएगा, और x को हम लोग f इनवर्स y बोलते हैं। ठीक है, x को क्या बोलते हैं, f इनवर्स y, है ना। y = f(x) है तो x = f इनवर्स y होता है।
ये पहले भी बता चुके हम। तो y माइनस 5 का पावर 1/3 आ गया। अब y के जगह आप x डाल दो, क्योंकि आपको f इनवर्स x निकालना है। तो f इनवर्स x इक्वल टू x माइनस 5 का पावर 1/3। तो देखो f इनवर्स x का क्या हो गया हमारा, x माइनस 5 का पावर 1/3। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, 40 का ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तो डायरेक्ट कहता है कि f a से b और g b से c बाइजेक्टिव फंक्शन है, मतलब 1 1 on 2 है। तो जीओ एफ का इन्वर्स क्या होता है? तो ये तो फंक्शन है हमारा, मतलब ये तो डिफिनेशन है। तो जीओ एफ का इन्वर्स क्या होता है? उलट लो, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये डिफिनेशन का है। चलो थ्योरी है, ये थ्योरम से ये आप लोग अगर बनाए होंगे सम एनसीईआरटी में, ये थ्योरम है, आप उसको प्रूव भी किए होंगे। चलो आते हैं 42 में। देखो दिया हुआ है हमारा एफ ऐसा, एफ इतना, तो अपने को ना एफ इनवर्स निकालना है। देखना है कि एफ इनवर्स क्या होगा। बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो एफ इनवर्स के बारे में तो चलो सबसे पहले सब में एफ इनवर्स लिखा हुआ है, तो देखते हैं एफ इनवर्स। तो ये एफ एक्स को वाई बोलते हैं हम लोग। तो वाई इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा 3x + 2 बाई 5x - 3। ठीक है, तो चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो 5xy - 3y इक्वल टू 3x + 2 आ रहा है। अब चलो अपने को x की वैल्यू निकालनी है, तो 5xy - 3x इधर कर लो और ये 3y को उधर लेके चलो। तो 3y + 2, यहाँ से x कॉमन निकाल लो, तो 5y - 3 इक्वल टू 3y + 2 आ रहा है। और यहाँ से देखो x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रहा है 3y + 2 और बाय 5y - 3, और x को f इनवर्स y बोलते हैं। तो ये 3y + 2 बाई 5y - 3 हो गया। और f इनवर्स y को हम लोग, क्योंकि f इनवर्स x निकालना है अपने को, तो y के जगह x डाल दो आप। तो x डाल दें तो यहाँ आया 3x + 2 बाई 5x - 3। तो देखो ये तो सेम वही आ गया हमारा, फिर से वही आ गया। इसका मतलब ये fx हो गया। तो f इनवर्स x इक्वल टू fx, f इनवर्स x इक्वल टू fx। ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही आंसर है 42 का। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अब 43। अब थोड़ा सा देखो यहाँ पर कि 0 से 1 से लेके 0 से 1 है। कहता है कि एफ एक्स इज रेशनल। अगर x रेशनल है तो x होगा, और अगर x इरेशनल है तो 1 - x होगा। तो FO FX क्या होगा? FO FX क्या होगा? तो चलो ठीक है, FO FX ध्यान देना है, इक्वल टू इसको हम लोग लिखते हैं FFX लिखते हैं, ध्यान दो। तो FFX, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, x रेशनल है, x क्या है हमारा? रेशनल है। तो ऑप्शन 1 ले रहे हैं यहाँ पर कि अगर x बिलोंग्स टू रेशनल, कहने का मतलब Q, अगर x रेशनल है तो क्या आ रहा है? fx का वैल्यू x आ रहा है, fx का वैल्यू क्या आ रहा है? x आ रहा है। तो इस fx का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा? x आ जाएगा। और x रेशनल, तो फिर से x रेशनल है तो वापस से क्या आ गया हमारा? x आ गया। ठीक है बच्चों, जब x क्या था हमारा? रेशनल था। अब दूसरा, यहाँ से FFX ऐसा कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से अगर x इरेशनल हो जाए, x क्या हो जाए? इरेशनल हो जाए, ध्यान देना, x बिलोंग्स टू इरेशनल, मतलब Q बार इरेशनल हो जाए, तो fx की वैल्यू क्या आ रही है? 1 - x आ रही है। तो f और ये 1 - x आ गया। ठीक है, तो अगर x इरेशनल है तो 1 - x भी इरेशनल ही हो जाएगा। तो 1 - x इरेशनल होगा तो फिर से क्या आ जाएगा तुम्हारा? अगर इरेशनल है तो f इनपुट 1 - इनपुट, तो ये आएगा 1 - इनपुट 1 - x। तो ये 1 1 कट के वापस से क्या आ गया? x। तो दोनों ही केसेस में इसमें भी x ही आ रहा है और इसमें भी x ही आ रहा है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो 43 का ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है f क्या हमारा? 2 से इन्फिनिटी से रियल नंबर, fx इतना दिया हुआ है, तो रेंज ऑफ f का रेंज क्या होगा? f का रेंज क्या होगा, इसको देखना है। तो चलो बच्चों, f की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी है, रेंज निकालनी है अपने को। तो एक्चुअली y इक्वल टू हमारे पास fx इक्वल टू इतना, y इक्वल टू हमारे पास है x² - 4x + 5, और ऑब्वियसली x जो हमारा है वो 2 से इन्फिनिटी है।
तो इसका जब भी रेंज निकालना है, रेंज कहने का मतलब क्या हो गया कि अपने को y का वैल्यू निकालना है। तो चलो इसका क्वाड्रेटिक बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और माइनस वाई करके इसको 0 कर लेते हैं। तो ये एक x का क्वाड्रेटिक आ गया, जिसका a जो है तुम्हारा 1 है, b क्या है तुम्हारा -4 है, और c क्या है तुम्हारा 5 माइनस वाई है। क्योंकि x की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी है हमारा, तो हमेशा जो है ना x की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी है हमारा, तो इसका d हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। d हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो b स्क्वायर माइनस 4ac ये हमेशा ही 0 से बड़ा, या फिर यहाँ से आप डायरेक्ट जो है x का वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल लो यहीं से। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो तो b स्क्वायर कितना आ रहा है, -4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह 1 है और c के जगह 5 माइनस वाई है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। चलो देखो यहाँ से क्या आ रहा है, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, और -4 5 जा 20 माइनस माइनस प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ से देखो माइनस कर लिए तो -4 प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। तो 4y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो रहा है, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, है ना। तो y ग्रेटर देन 1 हो रहा है, इसका मतलब y का जो वैल्यू है वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है बच्चों, तो 1 से इन्फिनिटी, ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, ये तो डी ऑप्शन है, ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 45 नंबर क्वेश्चन हमारा, देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि हमारे पास ये 2x प्लस 2x माइनस 1 है fx, ठीक है, और gx इतना है। तो अपने को GOF 3/2 चाहिए। तो सबसे पहले ना हम लोग GOF x निकाल लेते हैं और बाद में x के जगह 3/2 डाल देंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, gfx लिख सकते हैं। और fx की वैल्यू देखो तो हमारा क्या है, gfx की वैल्यू है हमारा 2x माइनस 1/2। अब ये g इनपुट आ गया, और बेटा g इनपुट देखो क्या है तुम्हारा, g इनपुट प्लस 2, इनपुट प्लस 2, तो इनपुट क्या है हमारा 2x माइनस 1/2 प्लस 2, ये g इनपुट आ गया हमारा। तो ये 2x माइनस 1 और 2 2 जा 4, तो 2x प्लस 3/2, और अपने को किसका वैल्यू निकालना है, 3/2 का। तो अगर हम ना यहाँ पर GOF x के जगह पर 3/2 डाल दें, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3/2 आ जाएगा, और 3 और नीचे 2, तो यहाँ से 2 2 कैंसिल, ऊपर 3 3 6/2, और ये आंसर 3 आ रहा है हमारा, आंसर 3 आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो 45 का 3 तो है ही नहीं आंसर हमारा, तो नन ऑफ दिस, ये डी ऑप्शन हो जाएगा, ये डी ऑप्शन नन ऑफ दिस हो जाएगा 45 का, क्योंकि आंसर तो 3 आ रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 47 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है हमारा। सबसे पहले देखो FR2 आ रहा है, फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, फंक्शन ऐसे डिफाइंड है। तो बोल रहा है हमारा कि f-1, तो f-1 के लिए हमारा जो फंक्शन है वो कहाँ जाएगा, -1, तो 1 से छोटा वाला फंक्शन पर जाएगा, तो इस वाले फंक्शन पर जाएगा। f-1 है तो इस वाले फंक्शन पर जाएगा, 1 से छोटा वाले पर। 3x है ना। तो फॉर देखो यहाँ पर 3x है तो इस फंक्शन पर जाएगा, तो 3 और x के जगह -1, तो -3 आ गया। उसके बाद f2 आ जाओ, तो 2 देखो तो किस फंक्शन पर जाएगा, 1 से 3 के इस वाले फंक्शन पर जाएगा। तो ये क्या है तुम्हारा x² है, तो fx x² है, तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ गया 4। ठीक है, और फिर क्या f4 है, f4 वो 3 से बड़ा, इस फंक्शन पर जाएगा 3 से बड़ा, तो वो 2x है ना। तो fx 2x है, तो 2 इंटू इनपुट, तो 2 इंटू इनपुट 4 है, तो ये 4 2 जा 8 आ गया। तीनों को ऐड करो, 8 4 12, 12 में 3 गया 9 बच रहा है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है 46 का। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 47 क्या बोल रहे हैं, FR2R fx 10x है, तो f इनवर्स 1 क्या होगा हमारा, f इनवर्स 1 क्या होगा 47 में, देखो f इनवर्स 1 क्या होगा। तो अभी यहाँ से समझो बात थोड़ा सा, fx क्या हमारा 10x है, fx क्या है तुम्हारा 10x है ना। तो y इक्वल टू हो गया हमारा 10x, तो x की बात अगर हम लोग कर रहे हैं 10 इनवर्स y, ठीक है, इसका मतलब f इनवर्स y जो है वो 10 इनवर्स y है। ठीक है, और f इनवर्स अगर 1 कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है 10 इनवर्स 1।
तो tan इनवर्स 1 कहने का मतलब इसकी वैल्यू जो होती है वो तो होता है π/4, सिंपली π/4 होता है, ठीक है, सिंपली π/4 होता है। लेकिन फंक्शन पूरा का पूरा रियल से रियल में है, तो जब फंक्शन रियल से रियल में है तो π/4 होता है। तो फंक्शन जब भी रियल से रियल में है तो tan का वैल्यू 1 कहाँ आता है, tan का वैल्यू 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है और यहाँ आता है। मतलब यहाँ अगर 0 ले लो, यहाँ से प्लस π/4 कर लो तो तुम्हारा 1 आ जाएगा, और यहाँ से प्लस π/4 कर लो तो तुम्हारा 1 आएगा। ये 0 है, ये पाई है, ये 2π है, ये 3π है, तो इस वाले लाइन को हम लोग पूरा का पूरा nπ बोलते हैं, nπ। तो इस nπ में प्लस π/4 कर दो, यहाँ भी ये nπ ही बोला जाता है, तो nπ में प्लस π/4 कर दो। तो एक्चुअली में अगर ये f इनवर्स 1 इक्वल टू tan इनवर्स 1 है और तुम्हारा फंक्शन रियल से रियल चल रहा है, तो डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर हो जाएगा इसका। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो nπ प्लस π/4 आ जाएगा, ऑप्शन बी ये रहा है ना। और सिर्फ अगर हमको बोलता है कि -π/2 से π/2 के बीच में है, तब हम लोग का जाके अगर रियल नंबर नहीं हो के -π/2 से π/2 के बीच में होता तो ए ऑप्शन आता हमारा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा 47। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स है हमारा 48 से 52 तक। क्या कह रहा है, रिलेशन आर डिफाइंड इन एन, ए आर बी, ए और बी में रिलेशन कब है, कहता है रिलेशन आर है किस में, एन में, आर रिलेशन है किस में, एन में, मतलब एन से एन में ऐसा है। और रिलेशन क्या है तुम्हारा, रिलेशन के बारे में ऐसे अगर लिख लो इसको मैथमेटिकली, ए बी कब रिलेशन में आएगा, जब 2a प्लस 3b जो है वो 30 होगा। ठीक है, तो अब बोल रहा है आर इक्वल टू क्या है, आर क्या होगा हमारा, है ना। तो अब बहुत सिंपल बात है कि एन से एन में, एन की वैल्यू 1 रख लो, एन की वैल्यू 1 रख लो। तो यहाँ से देखो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, तो 2a प्लस 3b इक्वल टू 30, तो 3b इक्वल टू 30 माइनस 2a और b इक्वल टू 30 माइनस 2a/3। अब a का वैल्यू ऐसा रखना है जो कि कटे। a का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो क्या आएगा, a का वैल्यू अगर हम लोग थोड़ा देर के लिए देखो ध्यान से, a का वैल्यू अगर हम लोग 1 रखते हैं, a का वैल्यू 1 ले लो आप, तो क्या आ जाएगा 30 माइनस 2 28/3, नहीं कटेगा तो a का वैल्यू अपना 1 किसी काम का नहीं। a का वैल्यू 2 ले लो, तो 2 2 जब 4 है ना, 30 माइनस 4 करो तो 30 माइनस 4 26, वो भी 3 के टेबल में नहीं है, तो ये भी अपने काम का नहीं है। a का वैल्यू 3 ले लो, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो 1 से ही शुरू होना है। 3 2 जा 6, तो 30 माइनस 6 24/3, ये ठीक है, 24/3 8, तो पहला तो आ गया 38, तो r जो हमारा आ रहा है पहला आ गया 38। चलो ठीक है, अगला 4 लेके देखो, a का वैल्यू 4 लो, तो 4 2 जा 8, 30 माइनस 8 22, 22/3 नहीं कटने वाला है, कोई भी नेचुरल नहीं आएगा, तो 4 भी किसी काम का नहीं आया। 5 ले लो a का वैल्यू, तो 5 2 जा 10, 30 माइनस 10 20/3, वो भी नहीं कटेगा, तो ये भी किसी काम का नहीं है। a का वैल्यू 6 ले लो, 6 2 जा 12, 30 माइनस 12 18, हाँ ये काम का है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा b का वैल्यू 18/3, तो 6 आ रहा है ना। 6 2 जा 12, 18/3 6 आ रहा है, तो दूसरा ऑप्शन हमको मिला 6। चलो फिर अब a का वैल्यू 7 ले लो, तो 7 लेंगे तो क्या आ जाएगा 7 2 जा 14, 30 माइनस 14 16/3, ये किसी काम का नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। a का वैल्यू 8 ले लो, 8 2 जा 16, 30 माइनस 16 14/3, ये भी काम का नहीं है। a का वैल्यू 9 ले लो, 9 2 जा 18, ठीक है, 30 माइनस 18 12, हाँ अभी ठीक है। b क्या है तुम्हारा 12/3, क्या आ रहा है 4, तो 9 के साथ 4 मिला, 9 के साथ 4 मिला। a का वैल्यू अब 10 ले लो, तो 10 2 जा 20, 10/3 कटने वाला नहीं है, ये काम का नहीं है। a का वैल्यू 11 ले लो, 11 2 जा 22, 30 माइनस 22 कितना आ रहा है 8 आ रहा है, 8/3, ये भी काम का नहीं है। a का वैल्यू 12 ले लो, 12 2 जा 24, 30 माइनस 24, हाँ ये ठीक है। b इक्वल टू 30 माइनस 24 6 आ रहा है, 6/3 कितना आया 2, तो 12 के साथ 2 आ रहा है। ठीक है, और a का वैल्यू 13 ले लो, 13 2 जा 26, a का वैल्यू अगर हम लोग 13 लेते हैं तो 13 2 जा 26, 30 माइनस 26 4/3, कोई काम का नहीं है यहाँ पर। a का वैल्यू 14 ले लो, 28 आ रहा है, 30 माइनस 28 2/3, काम का नहीं है। a का वैल्यू
14 के बाद 15 ले लो, 30 माइनस 30 0 आ रहा है, ठीक है, और वो तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो अब नहीं मिलने वाला है, अब नेचुरल नंबर से नीचे चला जाएगा। तो हमारा जो आंसर आया 38664942, ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा 48। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 49 पर। क्या बोल रहे हैं, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ए इक्वल टू इतना, और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन 8 होना चाहिए, लेस देन 8 होना चाहिए, दोनों का स्क्वायर का जो डिफरेंस है ना वो 8 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, 8 से छोटा होना चाहिए हमेशा। तो ये 5, तो हर एक के साथ अगर हम ना इसका देखेंगे रिलेशन, अगर बात कर रहा है तो ए क्रॉस ए अगर निकालोगे इसका, तो ये 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 ऐसा आया। फिर क्या रहा है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 आ जाएगा। फिर क्या आ रहा है 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 आ जाएगा। फिर क्या आ रहा है तुम्हारा 4 1 4 2 4 3 4 4 और 4 5 आ जाएगा। फिर क्या है तुम्हारा 5 1 5 2 5 3 5 4 और 5 5 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस निकालो, अगर 8 से छोटा आ रहा है तो काम बन जाएगा। देखो 1 का स्क्वायर, अभी हम लोग आ रहे हैं यहाँ से, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 1 0 चलेगा काम। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, ये भी हो जाएगा हमारा। 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, तो 1 माइनस 9 8 आ रहा है, बोल रहा है 8 से छोटा, तो अब नहीं होगा। 1 4, ये भी नहीं, ये भी नहीं। 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 3 चलेगा। 2 का स्क्वायर 2 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0, ये भी चलेगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 5, ये भी चलेगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 4, ये 8 से बहुत बड़ा है, नहीं चलेगा। 2 का, अब ये भी नहीं होगा। 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, ये भी 8 से बड़ा है। 3 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8 आ रहा है, ये नहीं चलेगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4, ये चलेगा। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 0, ये भी चलेगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 9 7, ये चलेगा। और ये क्या है तुम्हारा 3 5 है ना, ये 3 5 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 9, नहीं ये नहीं चलेगा। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1, ये नहीं चलेगा। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, ये भी नहीं होगा। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 7, ये चलेगा। और 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 0, ये चलेगा। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 9 25, 25 माइनस 16 9, ये नहीं चलेगा। तो अभी 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1, ये नहीं चलेगा। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, ये भी नहीं होगा। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9, ये भी नहीं होगा। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16, तो 9 आ रहा है ना 25, ये भी नहीं होगा, और ये हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या क्या आया, देखो आर इज गिवन बाय, एक तो आ रहा है 1 1, एक आ रहा है 1 2, एक आ रहा है 2 1, एक आ रहा है 2 2, एक आ रहा है 2 3, एक आ रहा है 3 2, एक आ रहा है 3 3, और एक आ रहा है 3 4, और एक आ रहा है 4 3, और एक आ रहा है 4 4, और एक आ रहा है 5 5। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, जीओ एफ, यहाँ पर पहले से दिया हुआ है एफ का फंक्शन क्या है, f12, मतलब f1 जो है वो 2 है, देखो f3 जो है वो 5 है, और f4 जो है तुम्हारा वो 1 है, और g की बात करो तो g2 जो है वो 3 है ना, 2 3, g5 जो है वो 1 है, और g1 जो है वो 3 है। अब जीओ एफ और एफओजी निकालना है, तो जीओ एफ याद रखना, एफ का इनपुट क्या हो, जीओ एफ का जो इनपुट है वो एफ का इनपुट होगा, तो जीओ एफ का जो इनपुट है वो एफ का इनपुट होगा। तो एफ का इनपुट में क्या क्या डालना है, 1 डालना है, 2 डालना है और 4 डालना है।
तो इसमें एक बार 1 डालो, GOF में एक बार 3 डालो और GOF में एक बार 4 डालो। तो देखो क्या आ रहा है, GF1 है ना, GF1 ऐसा आ रहा है, GF1। तो F1 का वैल्यू कितना है 2 और G2 का वैल्यू कितना है 3। तो क्या आ रहा है तुम्हारा GOF में एक तो आ गया 1 3 आ गया, ठीक है। अब 3 डाल रहे हैं तो GF3 आ रहा है और F3 की वैल्यू देखो तो कितनी है 5 है, तो G5 आ गया और G5 की वैल्यू 1 है, तो 3 के साथ 1 आ गया ना, 3 के साथ 1 आया, 3 के साथ 1 आ गया। फिर GOF4 है तो G और यहाँ F4 डाल दो, तो F4 देखो कितना है यहाँ पे 1 है, तो एक्चुअली में ये G1 हो गया और G1 की वैल्यू 3 है, तो 4 के साथ 3 आ जाएगा, तो ये 4 के साथ 3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये अब FOG कर लो, तो FOG, अच्छा G का इनपुट क्या आएगा, G का इनपुट 2 5 और 1 आएगा, क्योंकि G का डोमेन ही FOG का इनपुट FOG का डोमेन होता है। तो यहाँ पर हम लोग G के साथ क्या क्या रख सकते हैं, 2 रखेंगे, FOG G के साथ क्या रखेंगे 5 रखेंगे, FOG G के साथ क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो FG2 और G2 की वैल्यू 3 है तो F3 आ गई और F3 की वैल्यू देखो तो 5 है, F3 की वैल्यू क्या है 5 है। और यहाँ से क्या आ रहा है FG5 और FG5 का वैल्यू देखो तो कितना है, G5 का वैल्यू 1 है, G5 का वैल्यू 1 है और F1 की वैल्यू देखो तो कितना है, F1 की वैल्यू 2 है, तो ये 2 आ गई। और यहाँ से क्या है FG1, तो F और G1 की वैल्यू देखो तो कितनी है, G1 की वैल्यू 3 है, तो G1 की वैल्यू 3 है और F3 G1 की वैल्यू 3 है और F3 देखो क्या है तुम्हारे पास, F3 5 है, F3 क्या है तुम्हारा 5 है। तो अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, 2 के साथ 5 आ रहा है, तो क्या बन रहा है 2 का 5 बना, 5 का 2, 5 का 2 हुआ और 1 का 5 हो गया और क्या आ रहा है यहाँ पर देखो 1 का 5, ठीक है बच्चों। तो ये तुम्हारा 50 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 51 देखो यहाँ पर क्या है हमारा FOFOFX, तो चलो उसी टाइप का है, तो FOFOFX इसको लिखते हैं FX, F दोबारा से ना, फिर से एक बार F और वापस से FX, ऐसा हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हो रहा है F और FX के बदले में क्या लिख रहे हैं हम लोग, x/√1 + x², ठीक है। तो अभी हम लोग इसको F इनपुट पढ़ना स्टार्ट करो, F इनपुट। तो F इनपुट क्या है हमारे पास, इनपुट मतलब x/√1 + x² इनपुट बाय √1 प्लस इनपुट का स्क्वायर, 1 प्लस इनपुट का स्क्वायर, यही ना, तो 1 प्लस इनपुट का स्क्वायर, ये पूरा इनपुट का स्क्वायर मतलब x/√1 + x² और इसका स्क्वायर कर लो 1 प्लस इनपुट का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हुआ, F ऊपर तो x है और नीचे √1 + x² है और √ इसको सॉल्व करना है अपने को, 1 प्लस इसका x² आ गया और नीचे √ इसका हम करेंगे स्क्वायर, तो 1 + x² आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और इसको चलो और सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको देखो क्या आ जा रहा है, F ऊपर तो हमारा x/√1 + x² है और नीचे रूट के अंदर में एलसीएम ले लो, 1 + x² 1 + x² + x², ऐसा आ रहा है। अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, F ऊपर है तुम्हारा x/√1 + x² बाई, इसका देखो रूट ऊपर नीचे दोनों है, तो नीचे वाला आ जाएगा √1 + x², ऊपर वाला आ जाएगा √1 + 2x², तो ये दोनों तो यहाँ से निकल लिया। तो अभी देखो क्या बच रहा है, फाइनली हमारे पास fx जो है ऊपर है हमारा f और इसका जो इनपुट है हमारा वो अब बचा ऊपर x और नीचे √1 + 2x², ऐसा हुआ। अब वापस से हम लोग फिर से f इनपुट लगाओ, तो f इनपुट क्या है हमारा, इनपुट बाय 1 प्लस इनपुट का स्क्वायर, तो इनपुट x/√1 + 2x² बाय 1 प्लस इनपुट का स्क्वायर, रूट के अंदर में
1 प्लस इनपुट का स्क्वायर है, x बाय रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो चलो अब इसको सॉल्व और कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ तो x बाई रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर आ गया, और यहाँ रूट के अंदर में देखो यहाँ से स्क्वायर है तो नीचे आ जाएगा, स्क्वायर से नीचे का रूट खत्म, 1 प्लस 2x स्क्वायर, और यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होके 1 प्लस 2x स्क्वायर हो गया, और यहाँ से x स्क्वायर आ गया। तो देखो जब रूट से बाहर निकालेंगे तो ये इसको काट देगा, तो क्या बच रहा है x, और नीचे रूट के अंदर बच रहा है 1 प्लस 3x स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आ रहा है x बाई रूट अंडर 1 प्लस 3x स्क्वायर, x बाई रूट अंडर 1 प्लस 3x स्क्वायर। तो x बाई, ये कलर चेंज कर ले रहे हैं, x बाई रूट अंडर 1 प्लस 3x स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 52 देखो fx दिया हुआ है तुम्हारे पास, तो fx तो ये y है, 4 माइनस x माइनस 7 का होल क्यूब, ऐसा है। ठीक है, तो ये y इक्वल टू कितना आ रहा है, 4 माइनस x माइनस 7 का होल क्यूब। इस माइनस को उठा के इधर लाते हैं, तो x माइनस 7 का होल क्यूब यहाँ आ गया, और इधर 4 माइनस y आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसका क्यूब है तो इधर आके 1/3 आ जाएगा, x माइनस 7 इक्वल टू 4 माइनस y का पावर 1/3 आ गया, और x इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारा, 4 माइनस y का पावर 1/3 और प्लस 7, और x को हम लोग f इनवर्स y बोलते हैं, और ये आ रहा है 4 माइनस y का पावर 1/3 प्लस 7, और यहाँ से देखो x y की जगह x डाल देते हैं, तो f इनवर्स x जो है वो 4 माइनस x का पावर 1/3 प्लस 7। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया f इनवर्स x इक्वल टू 4 माइनस x का पावर 1/3 और प्लस 7। ठीक है बच्चों, ये तुम्हारा 52 नंबर क्वेश्चन था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो 53 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, लेट r हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है 3 1 1 3 3 3, किस सेट में, 1 2 3 में। तो बोल रहा है देन r इज सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। बताना ये सही, ये जो स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है। तो चलो सबसे पहली बात तो रिफ्लेक्सिव की अगर बात करें, 1 2 3 यहाँ दिख रहा है, 1 2 3 हमारे यहाँ दिख रहा है 1 2 3, तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। यहाँ 3 3 है, 1 1 2 2 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो चलो ये बात तो सही है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक की बात कर लो, तो 3 1 है, इसको उलट दो तो 1 3 है, 1 3 है तो इसको उलट दो तो 3 1 है, और 3 3 है इसको उलट दो तो 3 3 है। चलो सिमेट्रिक भी हो गया। अब सिर्फ ट्रांजिटिव चेक करना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, अगर वो भी हो जाएगा तो ट्रू, अगर वो नहीं होगा तो फॉल्स। अब देखो पहला एलिमेंट 3 1 है, 1 से शुरू होने वाला कौन कौन सा है, 1 से शुरू होने वाला 1 3 है, तो 3 1 1 3 अपने पास क्या मिलना चाहिए, 3 3 मिलना चाहिए, है हमारे पास। तो चलो ये पास कर गया। अब देखो तुम्हारे पास 1 3 है, अगला हमारा क्या है, तुम्हारा 1 3 है, और 3 से शुरू होने वाला हमारा 3 3 है और 3 1 है। तो 3 से शुरू होने वाला एक तो 3 1 है, और 3 से शुरू होने वाला 3 3 है। तो यहाँ देखो 1 3 3 1, तो हमारा 1 1 होना चाहिए। क्या 1 1 है, नहीं है, इसका मतलब फेल हो गया, ये वाला एलिमेंट फेल हो गया, ये ट्रांजिटिव नहीं करा पाया, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। इसका मतलब एक क्रॉस लग गया, इसका मतलब ये जो हमारा है वो फॉल्स है, ट्रू नहीं है। ये क्या है हमारा, ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि R2R है, R2R है, फंक्शन fx इक्वल टू क्या है तुम्हारा, sin 3x प्लस 2 है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो f इज इन्वर्टिबल। देखो भाई इन्वर्टिबल तभी होता है जब फंक्शन 1 1 और 1 2 दोनों हो, और साइन थीटा का जो ग्राफ बनता है ना वो कुछ इस टाइप से चलता है, इस टाइप से चलता है, ये ग्राफ ऐसा चलता है। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग एक वर्टिकल लाइन खींचें तो बहुत बार, लाखों करोड़ों बार काटेगा इसको, तो मतलब फंक्शन मेनी 1 है, 1 1 तो है ही नहीं। अगर फंक्शन मेनी 1 है, 1 1 नहीं है, तो ये कभी इन्वर्टिबल नहीं हो सकता है, और ये बोल रहा है इन्वर्टिबल है, तो ये तो ऐसे ही दूर से ही पता चल रहा है ये फॉल्स है। ये इन्वर्टिबल कब होता, जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होता। लेकिन कोई भी, जैसे साइन थीटा, पूरा रियल नंबर की बात कर रहे हैं, तो रियल नंबर में साइन एक्स, जो साइन का जो फंक्शन होता है वो मेनी 1 होता है ना, क्योंकि तुमको देखो जैसे 1/2 ले लो साइन का वैल्यू, तो वो किसका होता है, 30 डिग्री का भी हो गया,
150 का भी हो गया, मतलब बहुत सारे वैल्यूज का सेम इमेज बन जाएगा, तो फंक्शन मेनी वन हो गया। तो जब फंक्शन मेनी वन हो गया तो वो कभी इन्वर्टिबल नहीं होगा, इसीलिए ये फॉल्स हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एवरी रिलेशन विच इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव। ऐसा कभी नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि एक रिलेशन जो है ना, अगर वो सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव है तो रिफ्लेक्सिव होगा। अभी थोड़ा देर पहले देख ही रहे थे, ठीक है, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, बट जरूरी नहीं है कि वो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, समझ में आया भाई? तो वो जरूरी नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा तुम्हारा, कोई जरूरी नहीं है। अगर सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है तो वो गारंटी नहीं होती कि वो रिफ्लेक्सिव होगी, तो 55 का फॉल्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 56 क्या बोल रहा है कि एन इंटीजर m इज सेड टू बी रिलेटेड टू अनदर इंटीजर n। कहता है ये m जो है ना वो रिलेट करेगा n से इफ m इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n। कहता है m इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ m है, दिस रिलेशन इज z इन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। साफ साफ कह रहा है कि m रिलेट कर रहा है कब, इंटीग्रल मल्टीपल हो। n क्या है तुम्हारा, m इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n, मतलब n डिवाइड्स m। ठीक है, n डिवाइड्स m ये हो रहा है, तब तुम्हारा जो है n और m जो है वो क्या कर रहा है, रिलेशन में है, और रिलेशन जो है वो z से z में है। ठीक है बच्चों, इस तरह का बनाए भी थे हम लोग। ठीक है, तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि हर एक एलिमेंट खुद को, हर एक नंबर खुद को तो डिवाइड कर देगा। कोई भी एक z इंटीजर ले लो वो खुद को डिवाइड करेगा, तो रिफ्लेक्सिव तो मेरा हो जाएगा, बट सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे देखो 2 4 को डिवाइड कर रहा है। अभी थोड़ा देर पहले बात किए थे हम लोग कि 2 जो है ना वो 4 को डिवाइड करता है, लेकिन 4 जो है ना वो 2 को डिवाइड नहीं कर पाता है, तो सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा जो है वो फॉल्स हो गया। तो 56 का भी स्टेटमेंट जो हमारा है वो फॉल्स है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 57 अब देखो क्या बोल रहा है, ए क्या है तुम्हारा 0 1 है, और n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n क्या है तुम्हारा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना। देन मैपिंग एफ एन टू ए डिफाइंड बाय एफ एन माइनस 1 इक्वल टू 0 और एफ टू एन इक्वल टू 1। बहुत सिंपल बात है, देखो इस तरह अपना पूरा नेचुरल नंबर डाला हुआ है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ऐसा बोल रहा है। क्या ये ऑन टू है, ऐसा देखना है कि यह ऑन टू है, तो चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या बोल रहा है 0 और 1, इधर n है हमारा और इधर a है हमारा, और इधर 0 और 1 है। बोल रहा है कि अगर ऑड नंबर 2n माइनस 1 का मतलब ऑड है तो 0 है, इवन है तो 1 है। तो ये तो तुम्हारा दो ही चीज हो सकता है ना पूरा नेचुरल नंबर में, ऑड या इवन। ये ऑड बता रहा है, ऑड है, जैसे ऑड 1 ऑड है तो 0 को इमेज बन जाएगा, 2 इवन है तो ये 1 को बन जाएगा, 3 ऑड है तो ये 0 को बन जाएगा, 4 इवन है तो ये 1 को बन जाएगा, 5 ऑड है तो ये 0 को बन जाएगा, 6 इवन है तो ये 1 को बन जाएगा। तो हर एक एलिमेंट देखो कोई भी बच नहीं रहा है, 0 और 1 तो बचा ही नहीं, हमेशा हो जाएगा। तो ये फंक्शन ऑन टू है, ये ट्रू है तुम्हारा। ये क्या है तुम्हारा, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। 57 ट्रू है। चलो 58 आ रहा है, क्या कह रहा है कि सेट ए है 1 2 3 और डिफाइंड है 1 1 1 1 2 2 1 3 3। तो सबसे पहले 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 चाहिए, तो 1 1 है 3 3 है 2 2 मिसिंग, तो रिफ्लेक्सिव तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है, तो यहीं पर हमारा 58 का खत्म हो गया, फॉल्स हो गया, यहीं खत्म हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है ही नहीं। सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 59 कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन इज कम्यूटेटिव। कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन इज कम्यूटेटिव कहने का मतलब कह रहा है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन GOF जो है वो जो है FOG के बराबर होता है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कम्यूटेटिव का मतलब होता है ये होता है। क्या ऐसा होता है? तो हम लोगों ने देखा है कि GO और FOG दोनों बराबर नहीं होता है, दोनों डिफरेंट होता है, ये बराबर नहीं होता है। बात समझ में आया? तो ये कम्यूटेटिव नहीं होगा, क्योंकि GOF और FOG बराबर नहीं होता है, इसीलिए ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। और यहाँ बोल रहा है कम्यूटेटिव है, तो ये हमारा फॉल्स ऑप्शन है। ठीक है, तो 59 हमारा फॉल्स है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है वो एसोसिएटिव होता है, मतलब जैसे GOFOH है ना, ये इस तरह से लगा दो X, या GOFOH
ये इस तरह से लगा, तो ये दोनों बराबर होता है हमेशा। ये हम लोगों ने अगर थ्योरी प्रूफ किए हो तो ये हम लोगों का जो एनसीईआरटी बुक में है, ये हम लोगों को प्रूफ करने के लिए था। ठीक है, ऐसे भी प्रूफ करोगे तो देखो ये भी क्या आ जाएगा तुम्हारा GOF और यहाँ पर FHX हो गया, और इसको थोड़ा करोगे तो GFHX हो गया, और इधर वाले को भी करोगे तो वही आएगा GOF और साथ में HX आ गया, और यहाँ से आ गया GFHX आ गया, तो दोनों बराबर हो गया। तो ये एसोसिएटिव है। तो 60 जो है ना हमारा वो ट्रू है, 60 जो है हमारा वो ट्रू है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। 61, एवरी फंक्शन इज इन्वर्टिबल। ऐसा जरूरी नहीं है, हर एक फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होता है। वही फंक्शन इन्वर्टिबल होता है जो 1 1 और ऑन 2 होता है। तो ये तो ऐसे ही फॉल्स हो गया तुम्हारा। ठीक है, हर एक फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होता है, वही फंक्शन इन्वर्टिबल होता है जो 1 1 ऑन 2 होता है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 62, अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट इज ऑलवेज आइडेंटिटी एलिमेंट। कहता है क्या एक बाइनरी ऑपरेशन में जो है ना हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ऐसा कोई बात ही नहीं है कि हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। बहुत अभी थोड़ा देर पहले हम लोग प्रूफ किए थे, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिला ही नहीं। ठीक है, तो कुछ का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और कुछ का आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो ये भी हमारा क्या है, फॉल्स है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्टिव था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में, वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया बच्चों। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आप लोग इसको अच्छे से समझ भी लिए होंगे। आप लोग इसको बस प्रैक्टिस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपका जो भी रिलेशन फंक्शन से आपका जो ऑब्जेक्टिव आएगा वो कभी छूटने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।